हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम मार्क पे। तो बच्चों, हमने अभी तक अपने जो नर्सिंग एजुकेशन जो हमारा सब्जेक्ट था उसके 5 यूनिट्स कंप्लीट कर लिए थे। तो बच्चों, मैं आज आई हूँ आप लोग को यूनिट 6 पढ़ाने के लिए। मुझे पता है थोड़ा लंबा खिंच गया है, बहुत टाइम लग गया है, कुछ इश्यूज़ थे जिसकी वजह से मैं लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। बट बच्चों, अब मैं ये लेक्चर कंप्लीट करा दूँगी। थोड़ा सा मेरी वॉइस में थोड़े चेंजेस हो सकते हैं, सो थोड़ा सा उसको हटाना। एंड बच्चों, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपके कमेंट्स आते हैं वीडियोस के और आपको अच्छा लग रहा है, नोट्स अच्छे लग रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसे ही कमेंट करते रहो। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप क्वेश्चंस पूछो, मेरी जो टीम है वो आपको बताएंगी कि उसको सॉल्व कैसे करना है। तो बच्चों, जो हमारी यूनिट 6 है उसका नाम क्या है? ठीक, तो उसका नाम है हमारा असेसमेंट इवोल्यूशन मेथड्स या स्ट्रेटजीज। इस चैप्टर में हम बच्चों ये पढ़ेंगे कि जब हमने टीचिंग मीडिया यूज़ कर लिया, इम्प्लीमेंट कर लिया, किस तरीके से चीज़ें करते हैं, तो सिर्फ यूज़ करने से तो चीज़ें नहीं होती है ना। हमको उसको लास्ट में एसेस करना होगा कि जो चीज़ें हमने इम्प्लीमेंट की थी, जो टीचिंग मीडिया हमने यूज़ किया था, वो कितना इफेक्टिव है बच्चे का। और एक हम इवेलुएट भी करते हैं लास्ट में, सब कुछ करने के बाद एसेस करते रहते करते और लास्ट में हम इवेलुएट करते कि जो भी हमारा एम था, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव था, जो हम चाहते थे, वो कितना पूरा हुआ, कितना अच्छा हुआ नहीं हुआ, कहाँ कमी रह गई, उसको किस तरीके से इम्प्रूव करना है। तो उसमें कौन कौन से स्ट्रेटजीज हम यूज़ करते हैं इवेलुएट करने के लिए और एसेस करने के लिए, वो हम कहाँ पढ़ेंगे इसमें। तो बच्चों देखो, सबसे पहले तो ये चीज़ है कि जब भी मैं लेक्चर लेने आता हूँ तो मैं हमेशा तुमको बताती हूँ कि जो हमारा ये यूनिट है इसमें क्या होता है कि हम सबसे पहले देखते हैं कि आईएनसी के सिलेबस क्या चाहता है हमसे। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है, सबसे पहले तो जो हमारा हेडिंग ही होता है, जो चैप्टर्स के नेम होते हैं उसी में काफ़ी चीज़ें होती है। असेसमेंट क्या होता है, उसका स्कोप क्यों हम असेसमेंट करना चाहते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, पर्पस क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, और सेम बच्चों इवेल्युएशन हम क्यों करते हैं, कौन कौन से मेथड्स यूज कर रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आईएनसी चाहती है कि हम बताएं, कौन कौन से बैरियर्स हैं। ठीक, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ज़रा देखना, राइटिंग को थोड़ा सा हटाना, राइटिंग के ऊपर मत जाना। ये जस्ट रफली लिखा गया है बिकॉज थोड़ा सा ग्लिचेस थे जिसकी वजह से मैं ऐड ऑन नहीं कर पाई थी, तो उसकी वजह से था। तो बेटा, सबसे पहले हम जब एसेस करते हैं तो हम एसेस क्या क्या करना चाहते हैं। अगर मैंने तुमसे कहा कि ठीक है तुम नर्सिंग एजुकेशन पढ़ रहे हो, तुमको टीचर आ रहा है, लेक्चर दे रहा है, लेक्चर दे के चले जा रहा है, ठीक, तुमको नहीं पता कि तुमको कितना आया समझ में, कितना नहीं आया। तुम आता है टीचर पढ़ाता है, तुमसे पूछता है कि बेटा आप लोग को समझ में आया, तुम लोग बोल देते हो हाँ, ठीक, लेकिन लास्ट में जब एग्जाम लेता है टीचर तो उससे पता चलता है कि तुमको कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया था। तो वो किस बेस पे डिसाइड करता है टीचर कि जब ये चीज़ें बनाई गई तो उसको किस तरह से एसेस करना है और किस तरीके से इवेलुएट करना है। तो सबसे पहले ये होता है कि एसेस कई सारी चीज़ें की जाती है, सिर्फ एक चीज़ नहीं की जाती है। पहले हम एसेस करते हैं नॉलेज। बच्चों, नॉलेज को किस तरीके से एसेस किया जाता है, तो नॉलेज को हम अपने कॉलेज की अगर हम बात करें तो नॉलेज जो हमें टीचर पढ़ा के चला जाता है तो उसको कैसे एसेस करता है, जब फिर वो एक क्वेश्चन पेपर सेट करता है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर जब वो सेट करता है तो क्वेश्चन पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन और एमसीक्यूज आते हैं। यही तीन, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं आता ना। वन वर्ड्स के आंसर भी लगता है। अब एमसीक्यूज के ही अंदर तुम्हारे आते हैं जो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो ये जो तुम्हारे 3 चीज़ें होती हैं, ये इसमें कहा है उसने कि ये चीज़ बताओ आईएनसी के सिलेबस में। ठीक, अब हम फिर एसेस करते हैं स्किल को। अब स्किल किस बच्चे का कितना अच्छा है, कितना अच्छा नहीं है, मैंने पिछली वीडियोस में तुमको बताया था जब क्लिनिकल एरिया की सेटिंग में कैसे कैसे पढ़ाया जाता है, तो वहाँ पे तो पढ़ाने की चीज़ हो गई। लेकिन बच्चों, अगर वहाँ पे तुमसे पूछा जाए कि तुमको वहाँ पे किस तरह से इवेलुएट किया जाएगा, किस तरह से एसेस किया जाएगा, तो वहाँ पे तुम क्लिनिकल लॉग बुक्स यूज़ करते हो, क्लिनिकल चेकलिस्ट वगैरह यूज़ करते हो, तो वो सारी चीज़ें तुम्हारी किस में आती हैं, असेसमेंट ऑफ स्किल्स में। ठीक, अब होता है असेसमेंट्स ऑफ एटीट्यूड। किसी बच्चे का एटीट्यूड अगर हमें पता करना होता है बच्चों की बच्चे का एटीट्यूड कैसा है, तो हम कई सारे स्केल्स यूज करते हैं। आगे चल के तुम पढ़ोगे, इसी यूनिट में पढ़ोगे कि लिकर्ट स्केल होता है, गुटरमैन स्केल होता है, वो होता क्या है, क्यों हम यूज करते हैं, वो हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा जो होता है फिर क्या है, हम सिमुलेशन इसमें देखेंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे ऑस्की क्या होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सेल्फ इवेल्युएशन जिसमें हम क्लिनिकल पोर्टफोलियोज का यूज करते हैं, क्लिनिकल लॉग बुक्स का यूज करते हैं, जिसमें हम खुद टीचर के पास लेके जाते हैं कि मैम हमें ये प्रोसीजर आ गई है, हमें ये आता है, आप देखो हमसे कराओ। तो उसमें क्या होता है, एक क्लिनिकल एरिया में परफॉर्म किया होता है और एक लैब में जहाँ टीचर हमें करवाता है, क्लिनिकल एरिया में हम खुद जाके करते हैं। तो टीचर देखता है कि बच्चे ने किस अच्छी तरीके से परफॉर्म किया है, नहीं किया है। अगर नहीं कोई चीज़ स्टेप छूट जाता है तो टीचर बोलता है अगली बार करके आना, फिर मैं इस पर साइन दूंगी। तो उससे तुम खुद को इवेलुएट कर पा रहे हो कि तुम्हारी कमियां कहाँ रह जा रही हैं। ठीक, तो ये भी एक मेथड होता है असेसमेंट और इवेल्युएशन का।
ठीक। अब हम हायर लर्निंग के लिए भी कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं, हॉटस्पॉट क्वेश्चंस हम देते हैं कि देन एंड देयर सवाल पूछा और तुरंत तुमको रिप्लाई देना है। वैसे ड्रैग एंड ड्रॉप होता है कि कई सारे मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं कि एक्सीलेंस था, आउटस्टैंडिंग था, फेयर था, गुड था, उसमें से खींच के तुम आंसर लेके आते हो, बॉक्स में डाल देते हो। ड्रैग एंड ड्रॉप टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तुम्हारा ऑर्डर रिस्पॉन्स होता है कि तुम ऑर्डर रिस्पॉन्स में क्या होता है, कई सारे ऑप्शंस होते हैं और तुमको जो सबसे पहला प्रेफरेंस लगता है कि ये सबसे बेस्ट है, उसको सबसे ऊपर रखते हो, उसके बाद नीचे 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 इस तरह से ऑर्डर बेस में रखते हो। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आईएनसी ने दी है कि इस यूनिट में हमें कवर करना है। तो बच्चों चलो हम मेन मुद्दे पे आते हैं। हमारा ये जो चैप्टर है वो चाहता क्या है हमसे, मैं ज़्यादा इसको खींचूंगी नहीं, मैं इसको वन शॉट लेक्चर है जैसे तो आप लोगों को पता है, तो इसको हम खींचेंगे क्योंकि जितनी भी चीज़ें अभी हमने पढ़ी है ना वही चीज़ें, बस उसको एसेस कैसे करना वो चीज़ें हमें देखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमारे ये यूनिट हो गया बच्चों। अब इस यूनिट में हमारा वन शॉट में हम इस चीज़ को कवर करेंगे। ठीक है, देखो मैंने कहा कि इसका सबसे पहले हम पर्पस, स्कोप, प्रिंसिपल क्या है जब हम असेसमेंट मेथड और उसके टाइप को सेलेक्ट करते हुए ध्यान में रखते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानो कि असेसमेंट क्या होता है। ठीक है, और उसके डेफिनेशन क्या होता है। तो देखो कई सारे जो लोग थे वो आए और उन्होंने बताया, ठीक है, क्या बताया कि असेसमेंट के अलग अलग डेफिनेशंस दिए। पहला डेफिनेशन कहता है जो इजी सा डेफिनेशन है उसी को पढ़ो, उसी को रटो, एक्स्ट्रा नहीं। ठीक है, बस समझो क्या होता है। तो ये कहते हैं आई वॉन्ट टू से दैट आई असेस अ चाइल्ड सो दैट आई कैन हेल्प देम लर्न बेटर। ये कहता है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं बच्चे को असेस इसलिए करता हूँ ताकि मैं बच्चों में और अच्छा इंप्रूवमेंट ला सकूँ। ठीक, तो ये होता है तुम्हारा असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब ये होता है कि अगर कोई टीचर पढ़ाया जा रहा और वो बच्चे को असेस नहीं कर रहा है तो उसको कैसे अगर वो सवाल नहीं पूछ रहा है तो उसको कैसे पता चलेगा कि जो टॉपिक उसने पढ़ाया वो समझ में आया या नहीं आया। तो यही इनका भी कहने का था कि मैं असेस इसलिए कहता है, ये कहते हैं कि असेसमेंट क्या है, असेसमेंट तब वो करते हैं ताकि वो बच्चे को और जानने में, उसको समझने में, उसकी जो वीकनेस है, उसकी जो खामियां है उसको सुधारने में हेल्प करे। सेम हमारे जो एक और थे उन्होंने कहा था अकॉर्डिंग टू डेब्रा विलिस, इन्होंने क्या कहा कि असेसमेंट इज नॉट अ सेपरेट फेज, ये अलग से कोई फेज नहीं है लर्निंग की। इसमें क्या होता है, ये एक इंटीग्रल पार्ट ही होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का, जिसमें जो टीचिंग की स्ट्रेटेजीज होती है कि वो बच्चा क्या सीखेगा, वॉट हैज़ बीन लर्न, उसने क्या सीखा, उससे क्वेश्चन ताकि इनिशिएट कर पाए, बच्चा की सवाल पूछना इनिशिएट कर पाए, इंटरप्रिटेट कर पाए डिस्कशन को कि जो डिस्कशन हो रहा है उसका मतलब क्या, निकला क्या, ये बच्चा समझ पाए। कॉन्सेप्चुअल प्लान्स उसमें आते हैं, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, ये सारी चीज़ें असेसमेंट में आती हैं। असेसमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि बच्चे को तुमने सवाल पूछा, सवाल पूछने के बाद बच्चा क्या किया, आंसर लिख दिया, दैट्स इट, नहीं, उसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। सिर्फ रिटन कॉन्सेप्ट नहीं देखेंगे यहाँ पे। इनका असेसमेंट का मतलब ओवरऑल होता है कि बच्चा रिटन, जब आप कोई चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं तो बच्चे का रिस्पॉन्स क्या था, उसको कितनी चीज़ें समझ में आई, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा प्रॉब्लम है गले में। और एक और अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2000 चिल्ड्रंस असेसमेंट शुड टेक प्लेस आफ्टर दे हैव स्पेंट अ लॉन्ग टाइम इन ए स्कूल, नॉट ऑन एन एनुअल बेसिस। इनका थोड़ा सा डिफरेंस था कि बच्चा जब तक स्कूल में रहता है उस टाइम पे हम क्या करते हैं, बच्चे को असेस करते हैं। दिस विल क्रिएट अ ग्रेटर रिस्पेक्ट फॉर द पेस ऑफ द लर्निंग। इनका कहना था कि ये क्या करता है, अगर हम बच्चे को लगातार असेस करते रहते हैं तो बच्चे की जो स्पीड है लर्निंग की वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होती है। ठीक, अब देखो अगर हम एस्पेक्ट देखें कि असेसमेंट क्या है, इवैल्यूएशन क्या है, ठीक है, तो इसका पर्पस क्या होता है, हम असेस क्या करते हैं और इवैल्यूएट क्या करते हैं। तो असेसमेंट बच्चों उसका पर्पस क्या होता है, जब हम असेस करते हैं किसी स्टूडेंट के तो इसमें क्या करता है, जब हम हेल्प करते हैं स्टूडेंट को लर्न ड्यूरिंग टीचिंग एंड मेजर अंडरस्टैंडिंग आफ्टर। जब हम टीचिंग कर रहे होते हैं उस टाइम पे बच्चा कितना समझा और पढ़ाने के बाद कितना ज़्यादा उस टाइम पे बच्चा कितना समझा, उस चीज़ को एसेस करने के लिए हम असेसमेंट वाले टूल को यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं, जब हम इवेल्युएट करते हैं तो इवेल्युएशन हम फाइनल में करते हैं। ठीक है, ये ड्यूरिंग प्रोसेस चल रही होती है, फाइनल प्रोसेस होता है हमारा। इसमें हम देखते हैं, डायग्नोस करने की कोशिश करते हैं कि बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है और बच्चे की वीकनेस क्या है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आइडेंटिफाई करते हैं इशू एंड क्वालिफाई स्टूडेंट फॉर एडिशनल सपोर्ट। इसमें बच्चों को हम एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कोई उसको समझ में नहीं आ रहा तो हम उसको और बताते हैं। इसमें क्या आता है, अप्रेस चेंजेस इन बिहेवियर एंड प्रिडिक्ट एकेडमिक सक्सेस। ठीक है,
फिर हमारा क्या होता है, इसमें हम क्रिएट करते हैं इंटरवेंशंस, गोल्स एंड ट्रैक प्रोग्रेस। इसमें हम इन्फॉर्म करते हैं करिकुलम को कहाँ पे मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है लास्ट में बच्चे के, ठीक है। ये हमारा ड्यूरिंग प्रोसेस चल रहा है। तो तुम ये सोचो, जब तुम क्लास में पढ़ रहे हो और टीचर पढ़ा रहा, उस टाइम पे टीचर जो भी एक्टिविटीज़ तुमको बताने के लिए कर रहा है वो एसेस कर रहा है। लेकिन जब तुम्हारा क्या होता है लास्ट में, फिर क्या होता है तुम्हारा, जब टीचर तुमको सब कुछ पढ़ा दिया वो टॉपिक, फिर देखता है तुमसे सवाल करना शुरू करता है, तो फिर वहाँ पे वो देखता है कि तुमको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है लास्ट में, ठीक है। तुमने वो सब्जेक्ट पढ़ लिया, टीचर तुमसे तुम नहीं बता पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो उतना अच्छा, क्यों नहीं कर पा रहे हो, कहाँ कमी रह जा रही है, तो वो तुम्हारा क्या होता है, इवोल्यूएशन होता है, वो लॉन्ग बेसिस पे तुम्हारा होता है, ठीक। यही चीज़ है कि ये मोटिवेट करता है स्टूडेंट्स को टुवर्ड इंप्रूवमेंट एंड ग्रोथ। ये तुम्हारा असेसमेंट हो गया, ये तुम्हारा इवैल्यूएशन हो गया। अब देखो स्कोप क्या है असेसमेंट का। हम क्या करते हैं, असेसमेंट क्यों करते हैं, ताकि जो हमारा एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो पाए, ठीक है। दूसरा हमारा कहता है कि जो स्टूडेंट आइडेंटिफाई करना स्टूडेंट गैप एंड लर्निंग नीड्स, जो बच्चे की ज़रूरत है उसमें कमी कहाँ आ रही है, उस चीज़ को एसेस करने के लिए हम असेसमेंट का जो स्कोप होता है वो होता है, हम ये जानने के लिए यूज़ करते हैं असेसमेंट स्कूल। हम इसलिए पेपर लेते हैं, इसलिए टेस्ट लेते हैं, ताकि हमें पता चले कि बच्चे की नीड के हिसाब से वो चीज़ें मिल रही हैं उसको या नहीं मिल रही हैं, ठीक है। फिर स्टूडेंट को गोल को सेट करने के लिए हम असेस करते हैं, मॉनिटर करने के लिए टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस को, कि टीचिंग हो सकता है कि टीचर अच्छा ना पढ़ा रहा हो, इस वजह से बच्चे को नहीं समझ में आ रहा, या तो ये हो सकता है कि टीचर तो पढ़ा रहा था बट बच्चे को समझ में नहीं आ रहा था, क्यों नहीं आ रहा था, तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए हम असेसमेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो अब इवैल्यूएशन का डेफिनेशन दिया हुआ है कि इवैल्यूएशन इज द असेसमेंट ऑफ अ स्टूडेंट प्रोग्रेस इन रिलेशन टू एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव सेट बाय द स्कूल, क्लासरूम एंड सेल्फ। द मेन पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन इज टू एडवांस एंड गाइड द लर्निंग प्रोसेस ऑफ स्टूडेंट। दस इवैल्यूएशन इज नॉट अ निगेटिव प्रोसेस बट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस। ये कहता है कि क्या होता है इस इवैल्यूएशन, क्या होता है इसमें असेसमेंट इंक्लूडेड होता है स्टूडेंट्स के लिए। इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो स्कूल के थ्रू पे जो नियम बनाए गए होते हैं कि स्कूल का क्या होता है कि बच्चा हमारे कॉलेज से, हमारे स्कूल से अच्छे मार्क्स से पास हो, ठीक है। कैसे होगा, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि टेस्ट करवाने हैं, बीच बीच में FA1 करवाना है, SA1 कराना है, काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो उनका एक नियम है। तो उस चीज़ में कितना अच्छा करा, उस टाइम पे टीचर क्या करता है, बच्चों को इवेल्युएट करता रहता है, देखता रहता है कि उस कितना अच्छा कर रहा है, पिछली बार अच्छा किया था, इस बार अच्छा नहीं किया, तो कमी कहाँ रह गई, तो वो होता है तुम्हारा इवेल्युएशन, ठीक है। तो वही चीज़ ये बता रहा है कि यहाँ पे स्कूल वाले भी करते हैं, क्लासरूम में भी हो रहा होता है, और आप खुद से भी करते हो कि आपसे कमी कहाँ रह गई, आपकी स्ट्रेंथ क्या थी, आपकी वीकनेसेस क्या थी, तो वो आपका होता है इवेल्युएशन। अब according to R.K. Kapoor, evaluation should not consist only in testing knowledge but should take note of changes in the pupil understanding, skill, attitude and interest। जितनी भी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं आगे कि assessment of skill, knowledge, attitude, सारी चीज़ें, तो इसका कहने का मतलब यही नहीं है कि बच्चे की नॉलेज और टेस्ट में अगर अच्छे नंबर आ रहा है उसी को एसेस करो, उसी को देख रहा है, वही नहीं होता। ओवरऑल चीज़ें जो हम देखते हैं वो हमारा होता है इवेल्युएशन। देखो अब हमने वहाँ पे स्कोप ऑफ असेसमेंट देखा था, अब स्कोप ऑफ इवेल्युएशन क्या है, हम करिकुलम को इम्प्रूव करने के लिए भी इवेल्युएट करते हैं। जैसे कि मान लो हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं करिकुलम की इम्प्रूव करने के लिए, हो सकता है कि कोई चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं वो उस तरीके से नीड नहीं है उसकी, या हो सकता है वो बहुत टफ लैंग्वेज में है जिसकी वजह से बच्चे को वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो उससे हमें ये पता सकता है कि उसको और इजी कैसे करें ताकि बच्चा उसको समझ पाए। तो ये एक चीज़ हम इवेल्युएट करते हैं, तो उससे ये भी एक हेल्प होती है कि बार बार अगर वही जगह पे काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है तो इसका मतलब हो सकता है करिकुलम में कोई प्रॉब्लम हो, तो वो चीज़ हो गई तुम्हारी। दूसरा होगा रिजल्ट को इंटरप्रिटेट करने के लिए हम इवेल्युएट करते हैं, हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चे का परफॉर्मेंस इस तरीके से है तो क्यों है, ठीक है। करिकुलम को दोबारा डेवलप करने के लिए या उसको रिवाइज करने के लिए हम इवेल्युएट करते हैं। जॉब प्लेसमेंट एंड प्रमोशन, ठीक है, हम ये देखते हैं कि बच्चा कितना रेडी है किसी करियर को देखने के लिए या पाने के लिए, उसके लिए भी हम इवेल्युएट करते हैं उसको। बेसलाइन फॉर गाइडेंस एंड काउंसलिंग, हम इसमें ये इवेल्युएट करने से हमें ये पता चलता है कि किस बच्चे को कितनी ज़रूरत है किसी टीचर के हेल्प की। डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड, इंटरेस्ट एंड स्किल, अगर हम इवेल्युएट करते हैं तो बच्चे के अंदर इंटरेस्ट, स्किल और एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है, क्योंकि उसको उसकी चीज़ें पता चलती है और उसको कहीं ना कहीं टीचर डायग्नोस करके हेल्प करने की कोशिश करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो टूल एंड टेक्निक ऑफ डेवलपमेंट, ये क्या करता है क्रिएट करता है इफेक्टिव असेसमेंट मेथड।
इवेल्युएट करने के लिए तुमको कई सारे असेसमेंट टूल की ज़रूरत पड़ती है। तो जब तुम इवेल्युएट करने जा रहे हो तो तुमको असेसमेंट टूल की ज़रूरत पड़ेगी, तो तुम पता कर पाओगे कि कहाँ पे कौन कौन से और असेसमेंट टूल्स हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अप्रेजल मेथड फॉर इफेक्टिवनेस, इससे हम कमियां बताते हैं, रेगुलर बेसिस पे हम चेक करते रहते हैं कि बच्चे की कहाँ पे कमी रह गई, कहाँ पे नहीं, फिर हम देखते रहते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। इससे मैंने हमेशा शुरू से कहा है कि जब भी हम असेसमेंट हो या इवेल्युएशन है, उसमें हम यही जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चे को उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है। इवेल्युएशन के अंदर हमारा असेसमेंट आता है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, असेसमेंट ड्यूरिंग जब क्लासेस चल रही होती तब होता है, इवेल्युएशन फाइनल रिजल्ट होता है। ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। अब देखो तुम्हारा प्रिंसिपल्स क्या है, दोनों के प्रिंसिपल्स सेम है, बट चीज़ें तुम देखो, क्या वैलिडिटी होनी चाहिए, ठीक है, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए, करेंसी होनी चाहिए, स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए, प्रैक्टिबिलिटी होनी चाहिए, एफिशिएंसी होनी चाहिए, टाइम के बेस पे होना चाहिए, लेंथ। अब टाइम पे ये भी वहाँ पे देखो यहाँ दिया हुआ है कि दोनों को एडुकेट टाइम लोकेशन देने की बहुत ज़रूरी है। अब इससे ये होता है तुम कंफ्यूज नहीं होगे, दोनों की प्रिंसिपल सेम हैं क्योंकि दोनों में चीज़ें वही हो रही हैं, बस टाइम ड्यूरेशन का डिफरेंस है, एक रेगुलर बेसिस पे हो रहा है और एक फाइनल बेसिस पे हो रहा है, तो दोनों का प्रिंसिपल सेम है। क्या देखो ये पहला हमारा कहता है वैलिडिटी। क्या मतलब है, असेसमेंट मेथड में हम क्यों वैलिडिटी कह रहे हैं कि प्रिंसिपल इसकी कि वैलिड होना चाहिए। तुम कुछ भी मेथड यूज कर रहे हो, तुमको जो चीज़ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से बच्चा एक्सप्लेन करके दे सकता है, तुम हो सकता है वो बच्चा बोल के नहीं दे पा रहा था और तुम ऐसे बच्चे के पास जो इसका वोकेबुलरी अच्छी नहीं है, जो सिर्फ लिखने में अच्छा है, तो तुम उसको जज नहीं कर सकते ना इस बेसिस पे। तो तुम ऐसा असेसमेंट टूल यूज़ करो, ऐसी चीज़ें यूज़ करो जिससे बच्चा अनकंफर्टेबल ना हो और उसका भी बेनिफिट हो। तो वो तुम्हारा क्या होता है, वो तुम्हारा होगा वैलिडिटी होना चाहिए। तो दोनों में यही चीज़ है, रिलायबल होता है, मतलब कंसिस्टेंसी उसकी अच्छी होनी चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, असेसमेंट रिजल्ट जो तुमको मिला वो बेनिफिशियल मिलना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारा क्या होता है, ऑथेंटिक होना चाहिए कि जो भी चीज़ें तुम दे रहे हो वो रियल वर्ल्ड से, मतलब रियल वर्ल्ड से कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, तुम ऐसे नहीं कुछ भी आके किसी भी तरीके से एसेस करके बच्चे को चले जाए, एक जो तुम्हारा रूल और रेगुलेशन है, जो नीड है बच्चे को, इस हिसाब से तुम कर रहे हो तो बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक, अब देखो करेंसी, रिलेवेंस एंड टाइमलेस ऑफ असेसमेंट कंटेंट। ठीक, अब तुम्हारी क्या होता है, रिलेवेंस जो टाइमलाइन के बेसिस पे होता है, मतलब जो है उस बेसिस से तुम्हारा ये मैच करना चाहिए। ठीक है, और तुम्हारा क्या है, प्रैक्टिबिलिटी, ठीक है, फिजिबल होना चाहिए, बच्चे के अकॉर्डिंग होना चाहिए ये चीज़, इफिशियंसी होनी चाहिए, टाइम और लेंथ, ये सारी चीज़ें तुम्हारे क्या होती है, प्रिंसिपल्स होते हैं तुम्हारे किसके, असेसमेंट मेथड के और इवेल्युएशन मेथड के। ठीक, अब तुम नेक्स्ट में उसमें यूजफुलनेस, जो भी मेथड तुम यूज कर रहे हो उसका यूजफुल होना चाहिए, ऐसे नहीं कि कोई भी मेथड तुम यूज कर दे रहे हो। ठीक है, प्रिसीजन होना चाहिए, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है, और कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, मतलब डीप होना चाहिए वो चीज़, ऐसे ही नहीं कि ऊपर ऊपर से कोई भी चीज़ है। तो ये सारी हमारी क्या है, प्रिंसिपल्स है। नेक्स्ट देखो तुम कौन कौन से बैरियर्स हैं कि जब हम इवेलुएट करने जाते हैं बच्चे को या किसी को भी हम इवेलुएट करने जाते हैं तो जिसकी वजह से तुम्हें क्या होती है, प्रॉब्लम्स होती है। तो पहले करता है कि अगर आपकी प्लानिंग अच्छी नहीं है, ठीक है, तो आपकी प्लानिंग अच्छी नहीं है तो आप कैसे असेस करोगे, तो वो पहला बैरियर तुम्हारा यही होगा। दूसरा, अगर बच्चा रेडी नहीं है और टीचर भी रेडी नहीं है, लैक ऑफ रेडीनेस, तो ये भी तुम्हारा किस में आता है, बैरियर में आता है। नेक्स्ट, इनइफेक्टिव मेथड, तुमको जो टॉपिक तुमने पढ़ा है वो एमसीक्यू के बेसिस पे था, तुमने बच्चे से बोला कि 15 मार्क्स का लॉन्ग ऐसे क्वेश्चंस लिखो, दैट वाज इनवैलिड, राइट। तो तुम्हारा ये इनइफेक्टिव मेथड अगर है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट तुम्हारा कहता है कि पुअरली फॉर्मुलेटेड क्वेश्चंस, तुमने जो क्वेश्चंस बनाए हैं वो सही नहीं है, वो फॉर्मुलेशन उसका जो है वो ठीक से नहीं हुआ है, तो वो तुम्हारा क्या होता है, बैरियर्स होते हैं। नेक्स्ट देखो तुम कहता है कि अब अगर तुमको एक गाइडलाइन बताओ जिससे तुम एक असेसमेंट को क्या करते हो, असेसमेंट टेस्ट को तुम डेवलप करते हो, ठीक है, तो इसके 5 लॉजिकल स्टेप्स। पहले देखो, क्रिएटिंग एन इफेक्टिव असेसमेंट टेस्ट इज क्रूशियल इन इवेल्युएटिंग स्टूडेंट नॉलेज, स्किल एंड प्रोग्रेस। हियर सिंप्लीफाइड गाइड ऑन हाउ टू डेवलप एन असेसमेंट टेस्ट इन 5 लॉजिकल स्टेप। पहला, जब भी तुम कोई असेसमेंट टेस्ट बताने जा रहे हो तो सबसे पहले तो ये जानो कि उसका पर्पस क्या है, तुम क्या एसेस करना चाहते हो, बच्चे का नॉलेज, बच्चे का स्किल, बच्चे का एटीट्यूड करना क्या चाहते हो, तो पहले सबसे पहले पर्पस जानोगे, ठीक। दूसरा, अब उस हिसाब से पर्पस तुमने जान लिया तो तुम क्वेश्चंस को प्लान करोगे, तुमको एमसीक्यू
अगर तुम नॉलेज को कर रहे हो, ठीक है, एसेस, तो उसमें तुम लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बेसिस पे कर रहे हो, शॉर्ट आंसर के एमसीक्यू। अब तो वो तुम बताओगे ना कि टॉपिक क्या थे तुम्हारे, टॉपिक के हिसाब से तुम चूज करोगे, तो तुमने क्वेश्चंस बना दिया। फिर तुमने क्या किया, क्रिएट किया असेसमेंट फ्रेमवर्क, 2 मार्क्स, 10 मार्क्स, 5 मार्क्स, इस बेसिस पे कि जिस तरीके के तुम्हारे क्वेश्चंस थे उस हिसाब से तुमने फ्रेम तैयार कर लिया। अब तुमने क्या किया, उसमें से राइट असेसमेंट टूल को चूज किया, ठीक। नेक्स्ट क्या था, अब तुम क्या करोगे, पर्सनलाइज रिपोर्ट बनाओगे, ठीक है। सब कुछ कर लिया तो लास्ट में रिपोर्ट तो दोगे ना, उसको मार्क्स तो दोगे ना बच्चों को। तो ये तुम्हारे गाइडलाइन होते हैं किसी भी असेसमेंट टूल को डेवलप करने के। सेम चीजें एक्सप्लेन की गई हैं कि क्या है क्या नहीं है, एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या। तो देखो पर्पस में ये इसमें बताया है कि तुम फॉर्मेटिव टेस्ट लेने जा रहे हो या समेटिव टेस्ट लेने जा रहे हो। फॉर्मेटिव टेस्ट लेते हो तो उसमें सिलेबस कम होता है, थोड़ा सा डिफरेंसेस होता है, और तुम्हारा समेटिव जो होता है वो एनुअल बेसिस पे टेस्ट होते हैं, तो उसमें नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, वो सारी चीजें डिफरेंस होते हैं। तो पहले तुम डिसाइड करो कि पर्पस क्या है तुम्हारा। दूसरा सेट करो क्वेश्चंस, कैसे, एमसीक्यू है या क्या चीज़ है, कितने डेप्थ में तुम सवाल पूछना चाहते हो, व्हाट, वेयर, हु, व्हेन, ये सारी चीज़ें, हाउ क्वेश्चंस टू कवर ऑल एस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। जो भी सब्जेक्ट तुम्हारा है तुम किस तरीके की क्वेश्चंस वो चूज करो कि जो भी टॉपिक्स या सब्जेक्ट तुमने पढ़ाया है वो ओवरऑल उसमें कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो तुम, नेक्स्ट तुम्हारा है कि असेसमेंट फ्रेमवर्क। Organize your assessment with a clear structure, including an introduction, a body containing question and section for group discussion. तुमने एक पेपर देखा है, जब भी टीचर तुम्हारा कोई पेपर है तो उसमें सेक्शन ए सेक्शन बी होता है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में 5 में से 4 करने हैं, 1 नहीं करना है। तो तुम एक फ्रेमवर्क तैयार कर रहे हो कि किस तरीके की चीज़ें हैं और बच्चों को तुमको कितना देना है, तो ये वही चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, चूज द राइट असेसमेंट टूल। अब तुम ये चूज करो कि सुटेबल डिलीवरिंग असेसमेंट टूल। एमसीक्यू आर ग्रेट फॉर टेस्टिंग स्पेसिफिक नॉलेज पॉइंट। अगर तुमको कोई स्पेसिफिक नॉलेज पॉइंट चेक करनी होती है बच्चों को तो तुम एमसीक्यू दे दो, लॉन्ग तुमको क्यों जानना है। लेकिन अगर बहुत डीप नॉलेज तुमको जानना है कि बच्चा उस टॉपिक से समझा ही क्या, तो तुम हो सकता है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस दे दो ताकि बच्चा डिटेल में लिखे कि उसको कितना उस टॉपिक से समझ में आया है। तो ये क्या तुम्हारा हो गया, तुम खुद चूज करो कि इस टॉपिक से रिगार्डिंग तुमको कौन सा असेसमेंट टूल को यूज करना है। फिर क्या, क्रिएट अ पर्सनलाइज रिपोर्ट। पर्पस क्या था असेसमेंट का, इनसाइट क्या, स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन का, एक्सपीरियंस का। तो तुमने लास्ट में बच्चे को रिजल्ट के बेसिस पे इवेलुएट किया। तो ये सारी तुम्हारी वही चीजें थी जो मैंने पीछे एक्सप्लेन किया, ठीक है। नेक्स्ट तुम देखो कि अब वही चीजें हैं कि मैंने यहाँ पे एक थोड़ा शॉर्ट में जाना था तुम लोगों के लिए बहुत इजी सा कि कंफ्यूजन ना हो कि असेसमेंट क्या, इवैल्यूएशन क्या है। तो असेसमेंट का मतलब होता है डाटा कलेक्ट करना या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना स्टूडेंट के लर्निंग के बारे में। वही जो तुम्हारे इवैल्यूएशन क्या होता है, वो क्या करता है, वो जज होता है, जजिंग करता है या गिविंग वैल्यू टू द लर्निंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, मैंने कहा ना ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है। तो मैंने क्या बताया था बच्चों कि असेसमेंट हमारा जो होता है और इवैल्यूएशन, उन दोनों में क्या डिफरेंस है। मैं जब शुरू से ही लेक्चर तभी से मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जो हमारा असेसमेंट होता है वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है और जो हमारा इवैल्यूएशन होता है ये फाइनल जजमेंट जो हम देते हैं ये वो होता है, ठीक है। यही चीजें मैंने बताई। फिर ये हमारा कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है और ये हमारा एट द एंड जो टीचिंग कोर्स के लास्ट में जो हमारा मिलता है हमें, वो हमारा होता है इवैल्यूएशन। ये फोकस करता है हमारा किस पे, लर्निंग प्रोसेस पे। ये हमारा फोकस करता है कि फाइनल में हमारा आउटकम क्या हुआ या रिजल्ट हमें क्या मिला, ठीक है। ये हेल्प करता है टीचिंग और लर्निंग को इम्प्रूव करने में। ये हमारा ग्रेड, रैंक या हम पास हुए कि फेल हुए स्टूडेंट, ये इवैल्यूएशन बेसिस पे हमारा होता है। ये हमारा इनफॉर्मल होता है क्योंकि इसमें टीचर हमारा डिसिप्लिन भी देखता है, नॉलेज कितना हुआ है, स्किल क्या है हमारी, ये सब चीज़ें के बेसिस पे हमारा होता है। लेकिन ये हमारा क्या होता है, फॉर्मल, क्योंकि इसमें हमें हाथ में रिजल्ट मिलता है, ठीक है। कि हमने जो भी किया पूरे साल में, एंड ऑफ द सेशन जो हमें फाइनल रिजल्ट मिलता है वो हमारे इवैल्यूएशन बेसिस पे मिलता है, जिसके अंदर तुम्हारा असेसमेंट्स आते हैं, ठीक। ये जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, टीचर हमें असाइनमेंट देते हैं, क्विजेस करवाते हैं, ऑब्जर्वेशन बेसिस पे क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। लेकिन हमारा जो इवैल्यूएशन होता है वो किस बेसिस पे, जो हम प्रैक्टिकल देते हैं, फाइनल एग्जाम्स देते हैं, टेस्ट रिजल्ट्स होंगे, वो सब हमारे इवैल्यूएशन के एग्जाम्पल्स होते हैं। ये क्या करता है, इट गिव्स फीडबैक टू स्टूडेंट एंड टीचर्स। ये बताता है, ये फीडबैक देता है बच्चों को भी और टीचर्स को भी, लेकिन ये हमें मार्क्स और ग्रेड देता है। तो ये दोनों हमारे क्या है बच्चों, ये दोनों हमारे डिफरेंसेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो अब
सबसे पहला जो मैंने तुमको बताया था आईएनसी में, उसमें क्या था, उसमें था सबसे पहले असेसमेंट ऑफ नॉलेज। अब तुम्हारे पास कितनी नॉलेज है, एक टीचर कैसे असेस करता है, या तो तुमसे एमसीक्यू दे देगा और बोलेगा 10 एमसीक्यू सॉल्व करके दो, उससे पता चलेगा उसको तुम्हारे पास कितना नॉलेज है। या तो तुमको बोलेगा शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस दो, ठीक है, कि तो उसको स्पेसिफिक ही चाहिए। एक होता तुम्हारा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के लॉन्ग ऐसे क्वेश्चन जिसमें कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं होता, बस तुमको दे देगा एक्सप्लेन दिस। अब एक्सप्लेन कोई टॉपिक अगर उसने दिया तो तुम डिसाइड करोगे कि मार्क्स के हिसाब से उसमें क्या होता है, डेफिनेशन देना है, इंट्रोडक्शन देना है, टाइप देने की नहीं देना है, एटियोलॉजी देनी है कि नहीं देनी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देना है कि नहीं देना है। तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कि टीचर कितना तुमसे जानना चाहता है उस टॉपिक के बारे में। तो ये 3 बेसिस जो हमारे होते हैं, ये से हम नॉलेज को एसेस करते हैं। तो पहला हमारा है बच्चों एसे टाइप क्वेश्चन। अब एसे टाइप क्वेश्चन तुमको बताने की जरूरत नहीं है, तुम लोग जानते हो कि ऐसे टाइप क्वेश्चन क्या होते हो, बट अगर एग्जाम में लिखना है तो तुम सबसे पहले डेफिनेशन देखो। एंड ऐसे टाइप टेस्ट प्रेजेंट वन और मोर क्वेश्चन और अदर टेस्ट दैट रिक्वायर एक्सटेंडेड रिटन रिस्पॉन्स। इसमें एक वर्ड है क्या, इसमें तुम क्या करते हो, एक्सटेंडेड रिटन रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द पर्सन बीइंग टेस्टेड। इसमें तुम किसी टॉपिक या किसी हेडिंग के बारे में बहुत एक्सटेंडेड फॉर्म में जानना चाहते हो तो तुम्हें ऐसे टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं। ऐसे टेस्ट इज अ टेस्ट कंटेनिंग क्वेश्चन रिक्वायरिंग फॉर स्टूडेंट रिस्पॉन्स इन रिटन। ऐसे टेस्ट emphasize recall rather than recognition of the correct alternative. ऐसे टेस्ट में रिक्वायर रिलेटेड ब्रीफ रिस्पॉन्सेज और एक्सटेंडेड रिस्पॉन्सेज। ये देखो, यही 2 लाइन तुम देखो कि एक्सटेंडेड और ब्रीफ रिस्पॉन्स जब हमें किसी टॉपिक के बारे में चाहिए होता है तो वो हमारा होता है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन या ऐसे टाइप क्वेश्चन। अब देखो तुम पर्पस क्या होता है, देखो मैंने तुमसे कहा देखो कोई भी टॉपिक तुम ले लो, ठीक है। अगर मैं प्रेजेंट टाइम में तुमसे कहती हूँ जैसे कि तुम लोग क्या लूँ, काफ़ी हेडिंग्स है यार, मैं खुद ही भूल जाती हूँ कि क्या पूछूँ, इतनी सारी चीज़ें। अगर एडल्ट हेल्थ नर्सिंग का कोई भी डिजीज़ का सीओपीडी अगर हम लेते हैं, अगर मैं तुमसे पूछा डिफाइन सीओपीडी, ठीक है, तो उसमें मैंने कहा डिफाइन, ठीक है, उसके बाद फिर मैंने क्या कि नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है, पर्पस, ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो मैंने एक लॉन्ग सा क्वेश्चन दिया, उसमें ऐसे कर दिया कि डिफाइन करना है तुमको 2 मार्क्स के, ठीक है, पर्पस एंड टाइप लिखने हैं तुमको इतने का, ठीक है, तुमको मैनेजमेंट लिखने हैं इतने मार्क्स का। तो ये मैंने तुमको क्या कर दिया ब्रीफ कर दिया ये क्वेश्चन, ठीक है। अगर मैं तुमसे सिर्फ सीधा एक्सप्लेन सीओपीडी तो और मैंने लिख दिया कि 15 मार्क्स, ठीक, तो तुम फ्री हो ना वहाँ पे एक्सप्रेस करने के लिए कि 15 नंबर में तुम कितना कंटेंट दे रहे हो और क्या लिखना चाहते हो, ठीक है, कि तुम सिर्फ डेफिनेशन लिख रहे हो, तुम लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, तुम डेफिनेशन इंट्रोडक्शन से शुरू करोगे, डेफिनेशन दोगे, उसकी एटियोलॉजी क्या है, उसकी मतलब मैनेजमेंट क्या है, कैसी चीज़ है, सर्जिकल नर्सिंग सब कुछ एनसीबीज बनाओगे, तो वो तुम फ्री हो कि तुम उतना मार्क्स गेन करने के लिए क्या लिख रहे हो। और यहाँ पे तुम अपनी चीज़ें फ्री मतलब अपने वे में लिख के एक्सप्लेन कर सकते हो, बुकिश लैंग्वेज उतना मायने नहीं रखता है। अब सिंपल सी बात है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस लिख रहे हो तो राइटिंग स्किल तुम्हारी इंप्रूव है क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखना होता है, ठीक है। और फिर क्या असेसमेंट फॉर अदर एट्रीब्यूट्स, जैसे कि क्या हैंड राइटिंग तुम्हारी चेक की जा सकती है, क्रिएटिविटी कितने अच्छे से तुमने एक्सप्लेन किया, उसको ऑर्गेनाइज कैसे किया, प्रेजेंट कैसे किया कंटेंट को, ठीक। असेसमेंट ऑफ नॉलेज रिकॉल, इससे हम क्या करते हैं, हम नॉलेज रिकॉल के चेक करते हैं कि कोई टॉपिक टीचर ने पढ़ाया था उसकी कितने फैक्ट्स को तुमने पकड़ा है जो वो मेन देना चाहता था, उसके बारे में तुमने कितना समझा, तो वो इसी के अंदर में तुम्हारा आता है। नेक्स्ट अगर हम देखें बच्चों तो तुम्हारा फीचर क्या होता है कि एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का क्या फीचर होता है, तुम्हारे थॉट को प्रोवोक करे, ठीक है, स्टिमुलेट करे क्रिटिकल थिंकिंग के, स्टूडेंट अपनी जो भी चीजें हैं उस टॉपिक के बारे में जो उसने समझा वो उसको लिख पाए। फ्रीडम टू रिस्पॉन्स सेम वही चीज है। कंसिडरेशन ऑफ अदर एट्रीब्यूट्स, मैंने कहा था कि प्रेजेंटेशन, क्रिएटिविटी हो गई तुम्हारी, बच्चा ऑर्गेनाइज कैसे कर रहा है आंसर, ये चीजें तुम देख सकते हो, ये इसका फीचर है। और करेक्ट फ्रेमिंग कर पा रहा है कि नहीं, तो ये सारे तुम्हारे क्या होते हैं, कुछ फीचर्स होता है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस के। अब तुम देखो प्रिंसिपल्स क्या होता है, जब भी तुम लॉन्ग आंसर या ऐसा टाइप क्वेश्चंस बनाओगे तो उसका जो इवैल्यूएशन है या आउटकम हो वो हमेशा क्लियर होना चाहिए कि तुम बच्चे से क्या जानना चाहते हो, कितना जानना चाहते हो, ठीक है। दूसरा होता है तुम्हारा स्पेसिफिकेशन ऑफ ग्रेडिंग क्राइटेरिया। मैंने कहा ना कि तुम क्राइटेरिया पहले से ग्रेडिंग के हिसाब से फिक्स कर दो कि 15 नंबर का, अगर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 10 नंबर का है कि 15 नंबर का, तुम 15 नंबर में कितनी चीजें चाहते हो वो तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। तुम क्योंकि आप खुद डिसाइड कर रहे हो, जो क्वेश्चन बनाएगा वो डिसाइड करता है कि कितनी चीजें हैं और कितने पे चाहिए, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस क्लियर रखो ताकि बच्चों को प्रॉब्लम है कि टाइम क्या है,
जब भी तुम लॉन्ग आंसर क्योंकि कितने टाइम में तुमको कितना करना है, क्या पहले सॉल्व करना है, ये चीज़ स्पेसिफिक रखो, अवॉइड करो एम्बिग्यूरिटी कि ठीक है कि बहुत ज़्यादा वर्डिंग ऐसे टफ वर्ड्स नहीं रखने कि बच्चे को समझ में नहीं आए, कि लिख ही ना पाए। क्लैरिटी इन प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स, जो भी स्टेटमेंट्स है उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि बच्चा कंफ्यूज ना हो, ठीक है। सप्लीमेंटेशन विद अदर क्वेश्चन टाइप्स, अगर कभी कभी क्या होता है आप दे सकते हो कि बच्चे का, क्योंकि आप लॉन्ग आंसर क्वेश्चन दे रहे हो तो अगर बच्चे का जाएगा तो 15 मार्क्स जाएगा ना, तो आप वहाँ पे कुछ ऐसा भी दो कि बच्चे कर पाए, कुछ ना कुछ कर पाए, ये चीज़। सजेशन फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ गुड ऐसा टाइप क्वेश्चन, प्रिपेयर आइडियल आंसर्स, ठीक है। इंडिकेट एक्सपेक्टेड आंसर लेंथ, मतलब बच्चों को कुछ कुछ हिंट दे दो ताकि बच्चों को थोड़ा सा क्या हो, हेल्प हो। कवर मैक्सिमम सब्जेक्ट मैटर, जब भी आप लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बनाओ तो ऐसा क्वेश्चन बनाओ कि पूरे यूनिट को कवर करता हो, ठीक है। प्रोवाइड करो चॉइसेस, और करके क्वेश्चन पूछो, दो क्वेश्चंस दो कि ये है इसमें से बच्चा एक करे, ताकि उसको मतलब अगर पहला नहीं भी आ रहा है तो दूसरा वो कर सके, ठीक है। क्लैरिटी इन क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चन आप दो उसको मतलब उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि पूछना क्या चाहते हो आप। वैरायटी एंड बैलेंस, अलग अलग का होना चाहिए और बैलेंस्ड होना चाहिए, जरा टफ भी नहीं हो जाए, बहुत ईजी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। डाइवर्स, एसेस कर पाए डाइवर्स एबिलिटीज को, कोई बच्चा बहुत अच्छा लिखता है, कोई बच्चा बुकिश लैंग्वेज का ही लिखता है, तो मतलब ऐसा भी नहीं है कि एकदम आप स्टिक टू दैट थिंग हो जाओ कि इतने में ही मुझे एसेस करना, नहीं। डाइवर्स जो भी एबिलिटीज है बच्चों को, उसको एसेस करने के लिए भी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को उस तरीके से रखना है आपको। अरेंज बाय डिफिकल्टी, सबसे पहले क्या करना, थोड़ा ईजी से रखो, ठीक है, फिर उससे थोड़ा सा टफ करो, फिर उससे थोड़ा सा टफ करो, इस तरीके से चीज़ें। इक्वल मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी मार्क डिस्ट्रीब्यूशन हो वो इक्वल होना चाहिए, नहीं कि अपने आप से कम ज़्यादा, कि डेफिनेशन है तो वो 5 नंबर का कर दिया और टाइप तुमको 2 नंबर का कर दिया, नहीं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तुमको चीज़ें करनी है, ठीक है। अब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन अगर सो तो उसका अच्छा ही क्या है, ये क्या तुम्हारी कॉम्प्लेक्स थिंकिंग को इवेल्युएट करता है, ठीक है। प्रमोट करता है ओरिजिनलिटी को, क्योंकि आप अपने तरीके से लिख पा रहे हो, अपने खुद के थॉट्स जो तुम्हारे वो उसको एक्सप्रेस कर पा रहे हो। एनकरेज करता है गुड स्टडी हैबिट्स को तुम्हारे, ठीक है, कि समराइज करो, ऑर्गेनाइज करो, तो तुम्हारे गुड जो हैबिट्स होते हैं लिखने का वो इंप्रूव होगा। डेवलप करेगा क्रिटिकल स्किल्स को तुम्हारे। वर्सेटाइल एप्लीकेशंस और ईज फॉर प्रिपरेशन, ये सारी चीज़ें तुम्हारे मेरिट्स होते हैं कि बनाने में ईजी होता है, ठीक है। तुम्हारा बच्चे का हम क्रिटिकल थिंकिंग को एसेस कर पाते हैं, तो ये कुछ मेरिट्स होते हैं तुम्हारे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस के। लेकिन देखो तुम ये कुछ है कि नॉलेज का डिमांड जो तुम्हारा है वो तुम्हारा बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तुम अपने लैंग्वेज में लिख रहे हो, जो तुमको पता है उतना लिख रहे हो तुम। एसेस करता है डाइवर्जेंट थिंकिंग को, और तुम्हारा टाइम एंड रिसोर्स एफिशिएंसी को भी बढ़ाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो तुम बच्चों, लिमिटेशंस यही है कि अगर जितना तुमको पता है ये प्रायोरिटाइज कर देते हैं मेमोराइजेशन को। बच्चा क्या करता है, कभी कभी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन लिखने के चक्कर में, मैंने तुमसे कहा था रट्टाफिकेशन करता है, ठीक है। एसेस करता है ओनली पोर्शन ऑफ करिकुलम, ठीक है। जब लॉन्ग आंसर बच्चा क्या करता है, कितना मैं फ्री ऑफ एक्सप्रेशन है, कितना ही रटेगा, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। ग्रेडिंग इज सब्जेक्ट लीडिंग टू वैरिड स्कोर, ठीक है। कभी कभी ग्रेडिंग में प्रॉब्लम होती है। बायसनेस कभी कभी एग्जामिनर कर देता है। नॉन अकेडमिक फैक्टर्स लाइक बिहेवियर कैन अफेक्ट स्कोर, ठीक है। क्या लैंग्वेज स्किल एंड हैंड रिटन इम्पैक्ट ग्रेडिंग, तुमने कहा था क्रिएटिविटी, वहाँ पे हमने देख रहे थे कि ऑर्गेनाइजिंग, अगर मान लो किसी बच्चे के पास नॉलेज है बट वो नहीं, उसकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, मार्क्स कट जाते हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं भाई प्रॉब्लम है। अब बच्चे की क्या गलती है, नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो कुछ कुछ लिमिटेशंस है इस चीज़ को, हो सकता है उसके पास क्रिएटिविटी नहीं है, नॉलेज है लेकिन क्रिएटिविटी नहीं है, तो वो प्रॉब्लम होती है, ठीक है। एग्जामिनर हो सकता है कभी कभी बहुत लीनियंट है या स्ट्रिक्ट है, डिपेंड करता है। और क्या आज क्वेश्चन जो पूछा है आंसर उस हिसाब से बच्चा नहीं दे पा रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड ग्रेडिंग आर टाइम कंज्यूमिंग, बहुत टाइम लगता है। स्टूडेंट राइटिंग स्पीड अफेक्ट परफॉर्मेंस, हो सकता है बच्चा बहुत स्लो है लिखने में, टाइम लिमिटेड ही होता है कोई चीज़ लिखने के लिए, तो वो प्रॉब्लम कॉज कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों तुम कि अब हम देखते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, तो हम नेक्स्ट अब देखेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन क्या होते हैं हमारे। तो जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होता है इसमें क्या होता है, जो एग्जामिनर होता है, a short test item aim to test knowledge by asking examinee to supply a word, phrase or number that answer a question or complete a sentence। जैसे कि ये इन्होंने डेविड ए फ्रिस्बे ने किया था, कहा था कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में तुम्हारा क्या होता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में जब एग्जामिनर तुमसे क्वेश्चन पूछता है तो वो स्पेसिफिक वर्ड या स्पेसिफिक नॉलेज जानना चाहता है, उसको बहुत ज़्यादा फ्रीडम नहीं दी जाती है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में। अगर तुमसे पूछता है
टाइप्स, तो तुम शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में टाइप्स ही मेंशन करोगे, डेफिनेशन वगैरह तुम मेंशन नहीं करोगे, तो वो उतना ही तुमसे जानना चाहता है। वहाँ पे तुमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि जो वो सवाल पूछा उसी का जवाब तुमको देना है। तो ये चीज़ें होती हैं। इसका पर्पस यही होता है कि अगर ये हमारा पर्पस क्या होता है, जब भी हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करते हैं तो फॉर्मेटिव असेसमेंट के टाइम पे हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का मेनली यूज़ करते हैं। हम किसी बच्चे को उसकी जो रिकॉलिंग पावर को जानने के लिए कि बच्चे की रिकॉलिंग पावर कितनी अच्छी है, तो हम शॉर्ट ऐसे क्वेश्चंस का यूज़ करते हैं। और हम इसको क्लास के टाइम पे भी बच्चे को असेस करने के लिए यूज़ करते हैं, और हम कम्प्लीमेंट अदर क्वेश्चंस टाइप को पूरा करने के लिए भी हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों, तुम जब भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बनाओ सेम वही चीज़ें हैं। क्या क्लैरिफाई करे, डिफाइन कर तुम्हारी लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, बच्चे से तुम क्या एक्सपेक्ट करो, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि बच्चे को आए। जब भी तुम सवाल बनाओगे सिंपल लैंग्वेज होना चाहिए, पॉजिटिवली फ्रेम्ड क्वेश्चंस होने चाहिए तुम्हारे। ठीक है, फिर क्या कहता है, इंश्योर करता है क्वेश्चंस अलाउ फॉर सिंगल ब्रीफ आंसर। ठीक है, ये चीज़ हो गई तुम्हारी। प्रोवाइड क्लियर इंस्ट्रक्शंस, जब भी आप कोई भी पेपर बनाओ या कोई भी क्वेश्चन बनाओ तो उसमें इंस्ट्रक्शंस आपको क्लियर रखने हैं, स्पेसिफिक क्वेश्चंस वेटेज होने चाहिए, और ऑर्गेनाइज आइटम लॉजिकली। जो भी आइटम्स आप उसमें पूछना चाह रहे हो, ग्रेडिंग क्या है उसकी, मार्क्स क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, टफ कितना है, क्या नहीं है, तो उसको प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करना है। एक रटो, चाहे वो शॉर्ट का या लॉन्ग का, मैक्सिमम चीज़ें वही हैं, उसमें ब्रीफ एंड एक्सपेंडेड फॉर्म में चाहिए। इसमें तुमको स्पेसिफिक चाहिए, जो वो पूछना चाहता है बस वही तुमसे जानना चाहता है। और ये हमारे वो लॉन्ग टर्म में यूज़ होता है, बहुत डीप नॉलेज जानना चाहता है कि बच्चा कितना समझ के लिख पा रहा है, इसमें तुमसे स्पेसिफिक जानना चाहता है। देन एंड देयर अगर तुमको एसेस करना होगा किसी बच्चे को तो तुम ये मेथड यूज़ करोगे। ठीक, नेक्स्ट देखो टाइप, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप। कभी कभी तुम्हारा शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आते हैं, स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए आते हैं, और कभी कभी डायग्राम को लेबल करने के लिए आते हैं। मान लो कभी कभी करता है कि ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ हार्ट। ठीक है, तो तुम हार्ट बनाए। अब तुम अगर तुमसे पूछे लेबल डायग्राम ऑफ हार्ट, तो वहाँ किडनी बना के तो नहीं आओगे ना, या किडनी या लेबल डायग्राम पूछे तो वहाँ तुम लिखने नहीं लगोगे ना थियरी, तुमको स्पेसिफिक ही चीज़ें लिखनी पड़ेंगी ना कि हाँ हार्ट बना दिया। ठीक है, और तुम उसके एक्सप्लेन करो, तो काफ़ी चीज़ें हैं बच्चों, तो वो चीज़ें तुमको सोचनी और समझनी पड़ेंगी। ठीक है, इसके मेरिट यही है कि ये बनाने में ईजी होता है। ठीक है, इससे तुम जल्दी से, और इसमें क्या होता है, अगर तुमको देन एंड देयर कोई फैक्ट या कॉग्निटिव स्किल किसी बच्चे का चेक करना होता है तो तुम शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो। ठीक है, लार्ज सब्जेक्ट एरिया को क्या करता है, ये कवर कर सकता है। ठीक है, रिलेटिवली ऑब्जेक्टिव मार्किंग होती है, लेस इन्फ्लुएंस बाय हैंडराइटिंग या स्पेलिंग। इसका मेरिट ये है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में, राइटिंग अगर तुम्हारी अच्छी नहीं भी है तो भी काम तुम्हारा चल जाएगा, लेकिन उसमें तुम्हारी क्रिएटिविटी, ऑर्गेनाइजिंग मेथड, हैंड राइटिंग सारी चीजें देखी जा रही थी, इसमें नहीं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट देखो तुम, लिमिटेशंस क्या है, कॉम्प्लेक्स नॉलेज को मेजर करने के लिए तुम ये यूज नहीं कर सकते हो। ठीक, और हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाले क्वेश्चंस को वो इनएडिक्वेट होता है उसको एसेस करने के लिए। अब कहता है कि अगर तुम्हें शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस बनाते हैं तो क्या क्या सजेशंस हम दे सकते हैं कि आप अच्छा बनाओ। तो सबसे पहले प्लान द आंसर बिफोर फॉर्मुलेटिंग द क्वेश्चन। तुम सबसे पहले उस सवाल का जवाब सोच के रखो कि क्या है, क्योंकि अगर तुम फिलअप टाइप में क्वेश्चंस दे रहे हो तो तुम्हें खुद जवाब पता होना चाहिए, और सवाल की अप्रोप्रिएटनेस के बेसिस पे आंसर तुम्हारा होना चाहिए। ठीक, अवॉइड कॉपिंग क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। हम लोग जब तक क्लास 6-7 ईयर तक थे तब तक पीछे जो दिए रहते थे हम उसी से टीचर क्वेश्चन को, हमें पता होता था कि इसी में से आएगा। बाद में टीचर भी जब क्या करना है, फिर वो जो हमें थियरी पोर्शन पढ़ाए होते थे उससे बीच से कंटेंट उठाते थे, घुमा के सवाल पूछते थे कि बच्चे को समझ में आया कि नहीं। तो ये तुम्हारे उसको और अच्छा बनाता है। ठीक है, सॉरी बच्चों, थोड़ा सा अवॉइड करना, मेरा गला थोड़ा सा खराब है तो कंटेंट पे ध्यान देना। ओके, एंश्योर इनफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड टू कवर द मटेरियल। ठीक है, आप ये चीज ध्यान में रखा कि जो भी आप टॉपिक कवर कर रहे हो उसके पास आपके पास इनफ सवाल होना चाहिए। ठीक है, यूज क्लियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज, ज़्यादा घुमा फिरा के सवाल नहीं पूछना है, इजी लैंग्वेज में होना चाहिए। गाइडलाइन प्रोवाइड करो, आंसर की लेंथ कितनी होनी चाहिए, आप 10 वर्ड्स में चाहते हो, 20 वर्ड्स में चाहते हो, या कितने कम में चाहते हो, मार्क्स के अकॉर्डिंग। क्रिएट करो आंसर गाइड फॉर चेकिंग रिस्पॉन्स, वहाँ बच्चे को पता होना चाहिए कि जो वो सवाल लिख रहा है उसके लिए वो कितने मार्क्स का है वो, तो उस बेसिस पे वो चीज़ें होंगी। ठीक है, एमसीक्यू, बच्चों एमसीक्यू बताने की जरूरत है क्या, मुझे बताओ एमसीक्यू आता, तुम लोग को तो एमसीक्यूज ऐसे अगर आ भी जाता 5 मार्क्स में
तो कितना इजी है यार एमसीक्यू लिखना। कितने टाइप के एमसीक्यूज होते हैं, तुम लोग को जब भी पेपर देते हो तो बहुत सारी चीजें होती है। एमसीक्यू जो तुम्हारा होता है वो एकदम स्पेसिफिक एक्यूरेट आंसर तुमसे चाहता है। वहाँ पे इसमें बेनिफिट ये होता है कि तुम्हारे पास आंसर ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद होता है, तुम उसमें से चूज करते हो, तुमको पता होता है। अगर तुमने ज़रा सा भी पढ़ा होगा ना तो तुम आंसर दे देते हो। तो ये भी एक असेसमेंट मेथड होता है नॉलेज को असेस करने के लिए, एमसीक्यू टाइप का। और मेनली कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कोई काफ़ी चीज़ें होती है, सब में एमसीक्यूज ही आते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एमसीक्यूज होते हैं जो मैं आगे बताऊंगी। तो उनका अलग अलग पर्पज़ है, अलग अलग चीज़ें वो जानना चाहते हैं उस चीज़ें। सिनेरियो बेस पे होता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं, ठीक है। करेक्ट होता है, यस नो टाइप होता है, तो उसमें वो क्या जानना चाहते हैं उस बेसिस पे होता है। तो वही है, सिंगल रिस्पॉन्स इसमें आप दे सकते हो, मल्टीपल रिस्पॉन्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस are test format where you choose the correct answer from several options. They include a questions, statement, one correct answer, several wrong answer, मतलब काफ़ी चीज़ें। तो या तो स्टेम टाइप के क्वेश्चन या डिस्ट्रैक्टेड टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, या वन ऑप्शंस करेक्ट वाले हो सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपसे स्पेसिफिक नॉलेज को एसेस करने के लिए एमसीक्यू होते हैं, ठीक है। टाइप्स, ट्रू या फॉल्स टाइप के एमसीक्यूज आते हैं तुम्हारे। ऑड वन आउट, 4 दिया हुआ है उसमें से एक जो तुम्हारा उस चीज से मैच नहीं करता, ऐसे बहुत एमसीक्यूज तुम्हें मिलेंगे। मोस्ट एक्यूरेट, 4 है, चारों लगभग लगभग उसमें होता है, लेकिन सबसे एक्यूरेट क्या है, इस टाइप के एमसीक्यूज। एक्सटेंशन, याद करो क्वेश्चन पूछा था टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज में, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, सबसे पहले रूट, कोर क्या है क्वेश्चन का उसके लिए एसेंशियल फैक्ट्स की जरूरत होती है। मल्टीपल क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। कंटेन नेसेसरी एंड पॉसिबल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, फॉर्म्स द प्रॉब्लम बेस विदाउट रिक्वायरिंग एडिशंस, ठीक है। सबसे पहले तो मेन रूट, आगे बता रही हूँ अभी तुमको समझ में आएगा, रुको। 3 चीजें होती हैं, रूट, स्टेम और ऑप्शंस, ठीक, रुको। इसमें दिया नहीं, आई थिंक मैंने वो स्लाइड ऐड करना भूल गई हूँ। देखो रूट में क्या होता है, कोर होता है किसी, मतलब एमसीक्यू जब तुम बना रहे हो उसका जो कोर होता है वो तुम्हारा होता है रूट के अंदर आता है, ठीक है। इसमें तुम कई सारे मल्टीपल क्वेश्चंस के लिए तुम इसको यूज कर सकते हो। इसमें क्या करता है, जो तुमको जो नेसेसरी या पॉसिबल इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन होता है वो तुम्हारे पास होने चाहिए। फॉर्म्स द प्रॉब्लम बेस विदाउट रिक्वायरिंग एडिशंस, ठीक है। अब नेक्स्ट तुम्हारा जो होता है बच्चों वो स्टेम होता है। ये स्टूडेंट क्या करता है, रिकग्नाइज बाय स्टूडेंट एज द क्वेश्चन स्टेम, कैन मॉडिफाई और ऐड टू द रूट इंफॉर्मेशन। और ऑप्शंस में क्या होते हैं तुम्हारे, लिस्ट ऑफ पॉसिबल आंसर फॉर सिलेक्शन। तुमने सवाल बनाया, पहले बच्चा सवाल को देखता है, रूट। दूसरा स्टेम, इसमें क्या होता है बच्चा खुद समझता है उस सवाल को। तीसरे में तुम उसमें क्या करते हो, ऑप्शंस देते हो, ठीक। अब ये देखो तुम्हारा लास्ट ऑप्शंस में तुम डिस्ट्रैक्टेड देते हो, आंसर बेसिस पे देखते हो, एक्स्ट्रा फैक्ट देते हो, तुम बच्चे को यहाँ पे क्या करते हो, उलझा के रखते हो, ठीक है। अब तुम देखो गाइडलाइन क्या होता है, जब भी तुम कोई एमसीक्यू बनाओ तो मैंने उसमें बताया था क्लियर और डायरेक्ट होना चाहिए। ज़्यादा एक्सट्रेनियस इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए और आप खुद भी कंफ्यूज है कि उसका आंसर करेक्ट क्या होगा। प्रोवाइड करो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, कंसाइज फॉर्म में स्पेस जितनी ज़रूरत है बच्चे को उतना बताओ, ठीक है। अवॉइड करो निगेटिव वर्डिंग, इफ़ यूज एम्फेसाइज इट। कभी कभी आप नॉट, नन ऐसे करके चीज़ें यूज़ करते हो, अगर वो यूज़ कर रहे हो तो बहुत सोच समझ के यूज़ करना और एम्फेसाइज करके यूज़ करना, ठीक है। इंस्ट्रक्ट स्टूडेंट टू चूज द बेस्ट आंसर इफ एप्लीकेबल, ठीक। इंश्योर क्वेश्चन टेस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बैलेंस द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चंस। ये सारे तुम्हारे क्या होते हैं, किसी भी एमसीक्यूज बनाने के गाइडलाइंस होते हैं। अल्टरनेटिव्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ अल्टरनेटिव्स, कैसे तुम चूज करते हो, उसका पैटर्न क्या है, लोकेशन एंड लेंथ ऑफ करेक्ट आंसर्स, चेक फॉर ग्रामेटिकल एंड स्पेलिंग एरर्स, प्रेजेंट अल्टरनेटिव लॉजिकली। मतलब अगर तुम्हें ए तो उसके बाद 2 तो लिखोगे नहीं, तुमको ए के बाद बी ही लिखना पड़ेगा। तो अल्टरनेटिव सिम्स में कह रहा है कि अल्टरनेटिव के बनाने के गाइडलाइन क्या है कि तुम लेंथ और लोकेशन क्या रख रहे हो, उसके ऑर्डर्स कैसे रख रहे हो, स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, और डिस्ट्रैक्टर जितने मतलब कम से कम रखो, ज़्यादा नहीं रखते हैं, ठीक है। यूज सिमिलर टेक्निकल लैंग्वेजेस, डिस्ट्रैक्टर एज इन करेक्ट आंसर, इंश्योर अल्टरनेटिव और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नॉन ओवरलैपिंग। अगर तुम खुद एमसीक्यूज बनाओगे तुमको खुद समझ में आएगा कि कितनी चीज़ें हैं कितनी चीज़ें नहीं है,
ठीक है। एडवांटेज क्या होते हैं? हाईली इफेक्टिव असेसमेंट मेथड होता है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं तुम्हारे, वो एमसीक्यू बेसिस पे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे क्रिटिकल थिंकिंग को एसेस करता है, सिमिलर आंसर्स देगा, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, वहाँ पे ऐसे आंसर होंगे तुमको सब सही लगेगा। तो तुमको क्रिटिकल थिंकिंग, तुम्हारी नॉलेज, तुम्हारा एप्लीकेशन, तुम्हारा स्किल, कितना सीखा, कितना जानते हैं, वो सारी चीज़ें एसेस करता है। तो एमसीक्यू सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट माना जाता है। ठीक है। स्टूडेंट टेंड टू परफॉर्म बेटर ऑन मल्टीपल चॉइसेस टेस्ट। ठीक है। उसके बाद कई सारे क्वेश्चन आंसर होते हैं, तो कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होता है। इंप्रूव करता है रिलायबिलिटी विथ लार्ज नंबर ऑफ आइटम एंड गुड सैम्पलिंग, रिक्वायर लेस एडमिनिस्ट्रेशन टाइम, ऑफर comprehensive evaluation of knowledge, enhanced efficiency with online examination software, strong predictor of overall student performance, irrelevant factor like handwriting and scoring easy and reliable, और टाइम इफेक्टिव अलाउंग। मत रटना ज़्यादा, ये तो करो, स्पेलिंग राइटिंग से कोई मतलब नहीं है। टाइम कंज्यूमिंग बिल्कुल नहीं है, तुरंत बता दोगे। स्कोर करने में इजी होगा, और सबसे इफेक्टिव मेथड होता है। दूसरा क्या है एडवांटेज, कि कई सारे आंसर तुम्हारे पास ऑलरेडी आंसर दिया होता है, अगर तुमने पढ़ा है तो तुम दे सकते हो, तुम अगर कंफ्यूज नहीं हो तो। ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा क्या है डिसएडवांटेज, कुछ ही टाइप के नॉलेज को एसेस करता है, बनाने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव फॉर टेस्टिंग लार्ज ग्रुप, एम्बिग्युइटी इंटरप्रिटेशन इज पॉसिबल, कभी कभी आप टफ लैंग्वेज रख देते हो तो बच्चा नहीं समझ पाता है। ठीक है। गसिंग में लीड टू इनएक्यूरेट रिजल्ट, कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं एमसीक्यूज, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ओवर एम्फेसाइज कर देते हो किसी टॉपिक को, उस क्वेश्चन को और ज़्यादा वो करने के लिए। रैंडम आंसर कैन स्टिल रिसीव मार्क्स, कभी कभी ऐसा होता है कि तुक्का मार दिया तो बच्चा, नॉलेज हो या ना हो उससे क्या फर्क पड़ता है, कभी कभी तुक्का मार के भी आंसर सही हो गया। तो ये कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज होता है, क्योंकि हम नॉलेज को एसेस करना चाहते हैं। अब वही कई सारी चीज़ें दी हुई हैं कि क्वेश्चंस स्टेटमेंट वाइज आता है कि माइक्रोस्कोप कितने किया था। ठीक है। तुम्हारा ये हो गया। दूसरा इनकम्प्लीट, ठीक है, क्वेश्चंस स्टेटमेंट ये था, अब 4 ऑप्शंस दे देंगे, तुम्हें उसमें क्या देना होगा, आंसर दे देगा। तो ये भी तुम्हारा एक टाइप होता है एमसीक्यू का। दूसरा वन करेक्ट आंसर फॉर्मेट, एक क्वेश्चन पूछा, तुमको उसमें से क्या देना होगा, जवाब देना होगा। ये एक तुम्हारा सवाल पूछता है। टाइप्स ऑफ सिंगल बेस्ट आंसर, इसमें से कई सारी चीज़ें हैं। ठीक है। एक तुम्हारा सही होगा, तो वो चीज़ें हैं। मोर देन वन करेक्ट हो सके, इसमें सिंगल बेस्ट आंसर, मल्टीपल रिस्पॉन्स एमसीक्यू, जिसमें क्या होता है एक से ज़्यादा आंसर तुम्हारे सही होते हैं। तो ये टाइप्स में आ गया तुम्हारा सिंगल, मल्टीपल, ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया, वन लाइन स्टेटमेंट्स हो गया तुम्हारे, ट्रू फॉल्स टाइप का हो गया तुम्हारा, असेसमेंट असर्शन रीजन हो गया कि ये सवाल है उससे उसका जो रीजन है वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है। मैचिंग टाइप के होगा कि 2 कॉलम दिया हुआ है और तुमको वहाँ से वहाँ मैच करना है कि ए का सी है, बी का डी है। तो ये तुम्हारे क्या, ये भी एमसीक्यू के तुम्हारे क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, कंप्लीशन होता है कि तुमको आगे चल के इस टाइप का पूछ लिया, आगे डैश दिया, 4 ऑप्शन दिए, उसमें से एक आंसर होगा। केस बेस्ड होता है कि कोई प्रैक्टिकल सिनेरियो दे दिया है और उसमें से तुमको ऑप्शन दे दिया, उसमें से बेस्ट ऑप्शन तुमको क्या करना होता है, चूज करना होता है। ठीक है। अब वही है, सिंगल रिस्पॉन्स क्वेश्चन क्या होता है, मान लो कोई क्वेश्चन दिया है तो इसमें से WH टाइप के होते हैं, चूजिंग क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। काफ़ी चीज़ होती है, यस नो या जनरल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। WH मतलब क्वेश्चनिंग वर्ड होते हैं, चॉइसेस क्वेश्चंस होते हैं, और क्या होता है टैग या टेल क्वेश्चंस टाइप के होते हैं। ठीक है। मतलब कि ये सारे क्या है तुम्हारे टाइप्स होते हैं। बेनिफिट क्या होते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के क्विकली और सिंपल दे सकते हो। ड्रॉबैक क्या होते हैं, टू इंश्योर दैट स्टूडेंट ओनली हैव अ कर्सरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ मटेरियल, एनकरेज देम टू मेमोराइज टर्म एंड डिटेल्स। इसमें बच्चे को रट्टाफिकेशन करना पड़ता है, तुमको एनकरेज करना पड़ेगा कि बच्चा मेहनत करे मेहनत करे। हमारा खत्म होता है क्या, असेसमेंट ऑफ नॉलेज जिसमें हमारा क्या था, लॉन्ग ऐसे क्वेश्चंस, शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन एंड एमसीक्यू, ये तुम्हारे खत्म हो गए। अब तुम स्किल को एसेस करने जा रहे हो। अब तुम स्किल को अगर एसेस करने जा रहे हो तो सबसे पहले असेसमेंट ऑफ स्किल, तो उसके अंदर क्या, क्लिनिकल इवेल्युएशन। क्लिनिकल इवेल्युएशन इज ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ गैदरिंग, स्टडिंग एंड असेसिंग क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन टू शो दैट इट मीट सेफ्टी एंड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। इवेल्युएशन इन अ वे टू फिगर आउट हाउ वेल वी आर अचीविंग और एजुकेशनल गोल। एक हॉस्पिटल का एक गोल होता है कि जो भी पेशेंट वहाँ पे आए उसको अच्छे से केयर मिले। तो वो चीज़ देखने के लिए हम कई सारे मेथड्स का यूज़ करते हैं कि अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रजिस्टर बनते हैं, बीच बीच में चेक होता है, इन सर्विस एजुकेशन दी जाती हैं, काफ़ी चीज़ें की जाती हैं।
टेस्ट्स होते हैं, जो रिकॉर्ड्स होते हैं, जनता फीडबैक देती है, वो सारी चीज़ों का यूज़ करके हम देखते हैं कि हमारा वो कितना अच्छा हुआ कितना नहीं अच्छा हुआ, ठीक है। तो एक स्किल को डेवलप चेक करने के लिए हम क्लिनिकल एरिया में भी कई सारी चीज़ें यूज़ करते हैं इवेलुएट करने के लिए कि जो हमारा था वो अच्छे से हम पा रहे हैं गोल या ऑब्जेक्टिव या नहीं, ठीक है। क्लिनिकल एरिया का पर्पस क्या इवेलुएट करने का, वही चीज़ कि जो भी क्वालिटी स्टैंडर्ड हॉस्पिटल या क्लिनिकल एरिया में बनाया गया तो वो मीट कर पा रहा है या नहीं कर पा, सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं है, ताकि हम और करते हैं कि अगर हमें पता चलता है कि हमारा वो इतना अच्छा नहीं है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको हम अच्छी तरीके से एक्सीलेंट वे में या गुड परफॉर्मेंस को और बढ़ावा दें। टू आइडेंटिफाई परफॉर्मेंस डिफिशियंसी, जहाँ पे कमी आ रही है उस पर हम काम कर पाए, ठीक है। टू स्टेबलाइज अ बेसिस फॉर गाइडिंग एंड काउंसलिंग स्टूडेंट, हम इस बेसिस पे पता कर पाएंगे कि कमियाँ खामियाँ कहाँ रह रही, कितनी काउंसलिंग की ज़रूरत है और कैसे क्या। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, जब भी तुम क्लिनिकल इवैल्यूएशन करते हो तो उसका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वो रिलायबल होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, एक्सेप्टेबल होना चाहिए और तुम्हारे क्या होना चाहिए, फिजिबल होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें तुम्हारे क्या होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं क्लिनिकल इवैल्यूएशन मेथड में जब तुम करने जाते हो। तो सेम वही चीज़ है, उसी को एक्सप्लेन किया गया है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, ठीक है। जब भी तुम कोई क्लिनिकल इवैल्यूएशन करने जाते हो तो तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ होगा ना कि तुम क्यों करने जाते हो, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव रिलायबल वे में तुमको करना है कि कंसिस्टेंटली करना है, कौन सा मेथड यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें होगी तुम्हारे, वैलिड होना चाहिए, ठीक है। कि मतलब एक होता है ना कि तुम क्या एसेस करने जा रहे हो, कुछ भी ऐसे नहीं एसेस कर दोगे ना, तो तुम्हारे पास एक वैलिड पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। एक्सेप्टेबल होना चाहिए, करेंट थिंकिंग सजेशन मेथड जो भी बच्चा बता रहा है उस बेसिस पे यूज़ करके आप कर सकते हो। फिजिबल होना चाहिए, मतलब ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं हो चाहिए, ऐसा भी नहीं कि तुमने सोच लिया हम ये मेथड यूज़ करेंगे, नहीं, ऐसा होना चाहिए जो रियल लाइफ में हो सके, ऐसे मेथड्स का यूज़ करना है तुमको। अब क्लासिफिकेशन क्लिनिकल इवैल्यूएशन में कैसे करते हो तुम, चेकलिस्ट यूज़ करते हो, कई सारे तुम चेकलिस्ट लेते हो, उस चेकलिस्ट में कई सारी चीज़ें लिखी होती हैं, यस और नो, पूरा हुआ कि नहीं, लास्ट में 10 मार्क्स का मान लो कोई भी चीज़ था, ठीक है। अब बच्चे को मैं चेकलिस्ट, अगर मैं बात करूँ क्लिनिकल एरिया में जब तुम जाते हो, अगर तुमसे कोई हैंड वॉशिंग का प्रोसीजर पूछता है तो एक चेकलिस्ट टीचर तुमको देती होंगी, उसमें यस और नो होता है, 10 मार्क्स का होता है, ठीक है। टीचर तुम करते हो, टीचर के पास में चेकलिस्ट होता है, टीचर देखता है कि जो भी आईएनसी की गाइडलाइन है हैंड वॉशिंग की और जो भी तुम्हारे चेकलिस्ट में मेंशन है या जो भी गाइडलाइन थी तुम्हारे बच्चे ने उसको पूरा किया है कि नहीं किया है, तो ये तुम्हारा कहीं ना कहीं क्लिनिकल एरिया में जो तुम्हारा स्किल है उस इवैल्यूएशन को इवैल्यूएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। रेटिंग स्केल्स हम कई सारी यूज़ करते हैं स्टूडेंट के परफॉर्मेंस और उसके स्किल को देखने के लिए। अब रेटिंग स्केल में उसमें क्या होता है, सेम ही चीज़ होती है, बट वहाँ पे टीचर तुम्हारा क्या करता है पुअर लिखता है, एक्सलेंट लिखा होता है, आउटस्टैंडिंग लिखा होता है, ठीक है। कुछ क्राइटेरियाज होते हैं कि टीचर क्या चाहता है बच्चे से और फिर उसमें वो मार्किंग करता है कि गुड था, फेयर था, इनफ था, इस बेसिस पे फिर लास्ट में इवेलुएट करके बताता है कि कितना सही था और कितना नहीं सही, तो बच्चे को और कितनी इंप्रूव करने की ज़रूरत है और कहाँ पे कमी रह गई है, ठीक। नेक्स्ट एनेक्डोटल, ये इसमें क्या होता है, इसमें छोटी छोटी चीज़ें लगातार टीचर क्या करता है, नोट डाउन करता है, बच्चे की गुड थिंग्स, बैड थिंग्स, सारी चीज़ें लगातार होती रहती है, ठीक है। ये तुमको डिटेल फीडबैक देता है किसी बच्चे के बारे में, उसके बिहेवियर और उसके स्किल के बारे में। तुम लगातार इसको क्या करते हो, इकट्ठा करते रहते हो, जब भी तुम उसे इंटरेक्ट करते हो उसका डिसिप्लिन कैसा था, क्या अच्छा था, क्या बुरा था, तो ये तुम्हारा क्या होता है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स होते हैं। तो ये 3 जो तुम्हारे होते हैं ये तुम्हारे किस में आते हैं बच्चों क्लिनिकल इवैल्यूएशन करने के लिए। अब देखो हम कई सारे टेक्निक्स यूज करते हैं इवैल्यूएट करने के लिए, सिर्फ रिटन नहीं, ऑब्जर्वेशनल भी तो करते हैं। तो ऑब्जर्वेशनल हम देख के करते हैं, तो चेकलिस्ट और रेटिंग स्केल ऑब्जर्वेशन बेसिस में कैसे, हमारे पास हम देखते हैं, उसमें हमारे पास एक फॉर्मेट है, उसमें टिक करते रहते हैं, ठीक है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड लगातार हम राइट करते रहते हैं बच्चे के बारे में, और क्रिटिकल इंसिडेंट्स जो भी हमारे पास कोई बच्चे का कोई एक्शन है उसमें हमें लगा कि ये अच्छा था तो हम वो नोट डाउन कर लिया, हमें ऑब्जर्व किया उसको फिर किया, तो ये तुम्हारा हो गया ऑब्जर्वेशनल टेक्निक। दूसरा होता है राइटिंग कम्युनिकेशन, इसमें जो नर्सेज होते हैं या बच्चे होते हैं इसमें वो नर्सेज नोट्स लिखते हैं। बच्चे जब ड्यूटी पर जाते हैं 2-3 दिन तक एक पेशेंट से मिलते हैं तो वो देखते हैं कि बच्चे जो पेशेंट है उसमें कितनी इंप्रूवमेंट हुई है क्या नहीं हुई है, ठीक है। नर्सेज नोट डाउन करती हैं कि क्या मेडिकेशंस दी गई, कितनी इंप्रूवमेंट हुई, कैसे, तो ये चीज़ हो गई तुम्हारी। दूसरा आप एनसीपीज बनाते हो, प्रोसेस रिकॉर्डिंग करते हो, तो ये सारी चीज़ें तुम्हारी क्या आती हैं रिटन कम्युनिकेशन में। थर्ड हमारा होता है ओरल कम्युनिकेशन, इसमें क्या होता है नर्स का और पेशेंट का कॉन्फ्रेंसेज होते हैं, इसमें क्या कहते हैं स्टूडेंट डिस्कस करते हैं उनके पेशेंट का जो उन्होंने केयर दिया था उसके बारे में, ठीक है।
टीम कॉन्फ्रेंसेज होते हैं, कई सारे स्टूडेंट बैठते हैं और वहाँ पे वो क्या करते हैं, उन्होंने क्या केयर प्रोवाइड किया और क्यों किया, ये सारी चीज़ें उसमें डिस्कस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब वही चीज़ है कि जो चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल और वीडियो टिप एक्सप्लेन नहीं करूंगी ज़्यादा, मैंने पहले ही कहा था। ठीक है, कंस्ट्रक्ट करने के लिए जब भी आप कोई चेकलिस्ट बनाते हो तो सबसे पहले तो चेकलिस्ट में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन या अथॉरिटी का जो भी चीज़ है वो सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए, क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज होना चाहिए। जब भी आप कोई चेकलिस्ट राइट करते हो तो सर्वे ऑफ रिलेटेड लिटरेचर शुड बी डन। ठीक है, कि सही है कि नहीं है। द लिस्ट ऑफ आइटम शुड बी कॉन्टिन्यूअस और रिलेटेड आइटम शुड बी ग्रुप टुगेदर। अब तुम हैंड वॉशिंग का प्रोसीजर करने दे तो उसमें जो भी आर्टिकल्स या इक्विपमेंट्स की नीड होगी या जो भी चीज़ों की नीड होगी वो वहाँ पे मेंशन होना चाहिए और वो चीज़ वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, उस बिहाफ पे होना चाहिए। निगेटिव स्टेटमेंट को कभी भी उसमें नहीं करते, मैक्सिमम टाइम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, क्लियर करते हैं रिस्पॉन्सेज को। आइटम शुड बी एनकरेज्ड and an independent review of items should be done. The checklist should be complete and comprehensive. चेकलिस्ट के बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, तुम सबको पता है कि चेकलिस्ट हमारे नर्सिंग में कितना इंपॉर्टेंट होता है। विदाउट चेकलिस्ट हमारा कोई भी प्रोसेस नहीं होता, टीचर उसी बेसिस पे हमें देख के जज करता है। तो सेम चीज़ वही लिखी हुई है कि एक चेकलिस्ट जब तुम बनाते हो तो दिमाग में क्या रखते हो, क्यों रखते हो और किस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो तुम देखो, यही था, मान लो तुम्हें किसी बच्चे का बिहेवियर है तो तुम उस बिहेवियर में क्या क्या देखे, प्रोसीजर कैसे एक्सप्लेन किया, इक्विपमेंट जो था बच्चे ने कलेक्ट किया कि नहीं किया, तो उसमें तुम टिक करते हो कि हाँ किया, मतलब ये मान लो ये यस था और ये नो था, तो अगर बच्चे ने किया तो तुम यस करोगे, नहीं किया था मान लो अगर ये वाला नहीं किया तो तुम नो करोगे। लास्ट में तुम्हारा ओवरऑल तुम आके ग्रेडिंग देखोगे, तो ये तुम्हारा क्या होता है, चेकलिस्ट होता है। ठीक है, एडवांटेजेस, जब भी तुम चेकलिस्ट बनाते हो तो ये हमें इजी कंपैरिजन करने में हेल्प करता है, कैसे जो स्टैंडर्ड थे वो हमारे चेकलिस्ट में ऑलरेडी मौजूद थे, बच्चे ने परफॉर्म किया, छूट गया, मतलब स्टैंडर्ड से मैच नहीं किया, तो कंपैरिजन करने में बहुत इजी होगा। ठीक है, सिंपल मेथड होता है, डिक्रीज करता है गलती करने का क्योंकि उसको पता है कि उसको कितना करना है, हेल्पफुल करते हैं इवेल्युएट प्रोसीजर, कोई भी प्रोसीजर को इवेल्युएट करने के लिए यूज करता है, ऑब्जेक्टिविटी टू इवेल्युएट कैरेक्टरिस्टिक्स, एडॉप्टेबल टू सब्जेक्ट मैटर। डिसएडवांटेज क्या होते हैं, कभी कभी लिमिटेड यूज इन क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस, किसी बच्चे की क्वालिटी को ऑब्जर्व करने के लिए कभी कभी ये उतना अच्छा नहीं माना जाता है। चेकलिस्ट आर नॉट इजी टू प्रिपेयर, ऑब्वियस सी बात है, कई सारे स्टैंडर्ड नॉर्म्स रूल्स एंड रेगुलेशन को ध्यान में रखने के बाद ही आप बनाओगे। ठीक है, ओनली द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ एन एट्रीब्यूट कैन बी असेस्ड, क्योंकि बच्चे ने किया तो प्रेजेंट, नहीं किया तो ऐसा तो नहीं कि बच्चे को आ नहीं रहा था ना, मिस आउट हो गया उस टाइम पे, तो ये कभी कभी प्रॉब्लमेटिक होती है। ओनली लिमिटेड कंपोनेंट ऑफ ओवरऑल क्लिनिकल प्रोग्राम कैन बी इवेल्युएटेड, कभी कभी सिर्फ लिमिटेड कंपोनेंट को ही हम इवेल्युएट कर पाते हैं बाय यूजिंग चेकलिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, रेटिंग स्केल क्या होते हैं। देखो, रेटिंग स्केल क्या होता है, इसमें रेटिंग स्केल मेजर करता कोई टास्क की परफॉर्मेंस, स्किल का लेवल या बच्चे ने जो वर्क किया उसकी क्वालिटी को असेस करने के लिए तुम रेटिंग स्केल यूज करते हैं। इट डिफर फ्रॉम चेकलिस्ट बाय शोइंग डिग्री ऑफ अचीवमेंट फ्रॉम पुअर टू एक्सीलेंट और नेवर टू ऑलवेज इंस्टीड ऑफ जस्ट यस और नो। चेकलिस्ट में क्या होता है, यस या नो, मतलब किया या तो नहीं किया। ठीक, लेकिन इसमें क्या करता है, इसमें ये देखता है कि बच्चे ने फेयर, गुड, ऑलवेज, मतलब एक होता ना कि मतलब उसमें देना ही देना है तुमको कि कितना अच्छा किया उस बेसिस पे। जैसे कि इसमें एग्जांपल था 3 पॉइंट स्केल, जैसे कि फॉर एग्जांपल गुड, फेयर एंड पुअर 3 स्केल दिया हुआ है। ठीक है, और मान लो या एग्री, अनडिसाइडेड या डिसएग्री। मान लो तुमने कोई क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, और उसमें टीचर ने क्या किया, इवेलुएट किया, क्या कि अच्छा था, फेयर था या पुअर था, तो ये तुम्हारे क्या होता है, रेटिंग स्केल, तुम रेट करते हो। और उसी का एक एग्जांपल तुम्हारा लिकर्ट स्केल भी होता है, जिसमें स्ट्रांगली एग्री, एग्री, अनडिसाइडेड, डिसएग्री या स्ट्रांगली डिसएग्री। 7 पॉइंट का भी होता है, एक्सेप्शनल, एक्सलेंट, वेरी गुड, गुड। तुमने देखा है ये चीज़, तो ये तुम्हारे रेटिंग स्किल्स होते हैं किसी बच्चे के स्किल को बताने के लिए, किसने बहुत अच्छा किया, कितनी और मेहनत करने की जरूरत है, बहुत बेकार किया, तो उस बेसिस पे होते हैं। ये तुम्हारे क्या होता है, रेटिंग स्केल्स होते हैं। टाइप्स ऑफ रेटिंग स्केल, ग्राफिकल रेटिंग स्केल होती है बच्चों, न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल होती है। ठीक है, इसमें विजुअली देखते हो, इसमें नंबर होता है तुम्हारा 5, 10 ऐसे। डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है, कंपैरेटिव टाइप का होता है कि 2 चीज़ें दी हुई हैं, उसके बिहाफ पे कितना अच्छा, एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग था या नहीं था। ठीक, नेक्स्ट तुम अगर देखो तो एडवांटेज है रेटिंग स्केल के, इसको बनाने के लिए कम टाइम लगता है। ठीक है, रेटिंग स्केल आर इजी टू एडमिनिस्टर, जल्दी से आप बता सकते हो क्योंकि सामने रखा हुआ है, तुमने करके देख के बता दिया। ठीक,
fail to knowledge about the patient. Rating skills can be easily used for large group. Rating skills are adaptable and flexible in nature. Rating skill can evaluate performance skill and rating skills also allow for quantitative comparison. जो चीज़ को कंपेयर करने के लिए हम यूज़ करते हैं किसी का परफॉर्मेंस या स्किल या आउटकम को हमको चेक करना होता तो हम रेटिंग स्केल्स का यूज़ करते हैं कि कितना अच्छा किया, या तो वो नंबर में या तो वर्ड में, कंप्रहेंसिव में या कंपैरिजन वे में हम दे सकते हैं। जो पीछे हमने दिया डिस्क्रिप्टिव में कि हाँ कितना अच्छा था, डिस्क्रिप्शन ही दे दिया हमने कि इतना अच्छा था और नहीं। ठीक। डिसएडवांटेज, डिफरेंट सुपरवाइजर अलग अलग तरीके का स्किल्स का यूज़ करते हैं तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है और कभी कभी क्या होता है चांसेस ऑफ सब्जेक्टिव इवैल्यूएशंस होते हैं वहाँ पे। ठीक है, वीडियो टेप्स नहीं बताऊंगी, पढ़ा चुकी हूँ तुम लोगों के, प्रीवियस वीडियोस में जाना देखना वहाँ पे। ठीक है, बस यहाँ पे दिया है कि वीडियो टेप्स तुम लगाते हो, किसी कोई बच्चा कोई प्रोसीजर कर रहा है, रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्ड करने के बाद तुमने चलाया, चला के देखा, जो भी खामियाँ थी कमियाँ थी तुमने एसेस कर लिया, ये तुम्हारा वीडियो टेप होता है। जब मैं टीचिंग वीडियो पढ़ा रही थी तो मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था बच्चों, और मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूँगी, गला भी थोड़ा मेरा खराब है लेकिन मैंने हिंट दे दिया है। ठीक है, तो जाके देख लेना, ज़रूर देख लेना। अब रिटन कम्युनिकेशन में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है क्या? मैंने तुम्हें बताया था कि प्रोग्रेस नोट क्या होता है, नर्सिंग एनसीपीज तो नर्सिंग स्टूडेंट्स को बताने की ज़रूरत ही नहीं है, यू कैन राइट बाय योरसेल्फ एंड आई नो इट। ठीक है, प्रोसेस रिकॉर्डिंग है, रिटन असाइनमेंट्स। तो रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन या मैसेज को रिटन वे में जो हम एक्सचेंज करते हैं वो हमारा होता है रिटन कम्युनिकेशन, और इसमें हम देखते हैं कि किसने कितने अच्छे तरीके से उसको मेंटेन किया है, उस बेसिस पे हम इवेलुएट करते हैं। ठीक है, प्रोग्रेस नोट प्रोग्रेस नोट एक पार्ट होता है मेडिकल रिकॉर्ड का, जहाँ पे हेल्थ केयर स्टाफ मेंबर नोट इन्फॉर्मेशन अबाउट और क्लिनिकल स्टेटस वाइल दे आर इन द हॉस्पिटल। जब वो हॉस्पिटल में रहते हैं तो जो भी वो डाटा को कलेक्ट करते हैं पेशेंट से रिकॉर्डिंग, वो तुम्हारा होता है प्रोग्रेस नोट। वो हर एक दिन एवरी डे मेक श्योर एवरीथिंग इज करेक्ट एंड रिटन इन सिंपल लैंग्वेज। मेडिकल प्रोफेशनल्स शुड बी एबल टू इजिली रीड एंड अंडरस्टैंड द पेशेंट कंडीशन। अब डॉक्टर्स तो हमेशा नहीं रहते हैं पेशेंट के साथ, नर्सेज होती हैं, तो नर्सेज क्या करती हैं बच्चों, वो सॉरी बच्चों, रियली सॉरी, थोड़ी सी मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। तो शुरू से शुरू करते हैं। प्रोग्रेस नोट, मैंने तुमसे कहा डॉक्टर्स हमेशा तो नहीं रहते हैं, नर्सेज रहती हैं। कोई पेशेंट है तो जब हम पेशेंट के पास में रहते हैं तो नर्सेज को पता होता है कि कल पेशेंट को इतना बुखार था, अभी वो उसका बुखार ठीक हो गया है, क्या मेडिकेशन डॉक्टर प्रिस्क्राइब करके से क्या वो मेडिकेशंस दी गई थी, कितने इफेक्टिव था, कैसे था, तो वहाँ पे नर्सेज क्या करते हैं उसको नोट डाउन कर लेते हैं, तो वो अगले डॉक्टर्स को क्या करता है, हेल्प करता है जानने के लिए कि कितनी प्रोग्रेस हुई, कैसे, क्योंकि वो था तो नहीं लेकिन प्रोग्रेस नोट उसने सिंपल लिखा हुआ था, अच्छी लैंग्वेज में लिखा गया था तो वो समझ गया, तो ये तुम्हारा हो गया प्रोग्रेस नोट। ठीक, अब यही द थिंग दैट नीड टू बी टॉक अबाउट हाउ द पेशेंट इज फीलिंग। जब हम प्रोग्रेस नोट लिखते हैं तो हम यही चीज़ सबसे पहले क्वेश्चन हमारा होता है कि पेशेंट कैसा फील कर रहा है, इसके बारे में लिखते हैं, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, जो भी उसके टेस्ट या कल्चर करवाए गए थे उसका जो रिपोर्ट का जो भी आया था तुम्हारा पॉजिटिव निगेटिव, वो सारी चीज़ें वहाँ मेंशन होनी चाहिए, और जो भी अगर सिटी स्कैन या एमआरआई होती है वहाँ पे तो वो भी वहाँ पे कराई जानी होनी चाहिए, उसका रिजल्ट क्या आया था वो नोट डाउन होना चाहिए, और व्हाट द करंट असेसमेंट इज एंड व्हाट इज द प्लान फॉर द पेशेंट राइट नाउ, प्रेजेंट टाइम में पेशेंट के लिए क्या प्लानिंग की गई है वो चीज़ वहाँ मेंशन होना चाहिए। ठीक है, और 100 टाइप का नोट्स हम जब भी हम लिखते हैं प्रोग्रेस नोट, सब्जेक्टिव डाटा, ऑब्जेक्टिव डाटा, असेसमेंट और प्लानिंग, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती है। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया प्रोग्रेस नोट। सेम चीज़ है कैसे लिखनी है। ठीक, पेशेंट से तुम क्या पूछ रहे हो और किस तरीके से कर रहे हो, प्लान में क्या करते हो, गोल्स बनाते हो, कैसे अचीव करते हो। प्रोग्रेस नोट एडिशनल टिप, गुड और बैड, कभी भी ऐसे नहीं, डू नॉट शेयर वर्ड लाइक गुड और बैड और एनी अदर वर्ड दैट शो व्हाट द राइट और रॉन्ग, डू नॉट यूज वर्ड लाइक मे और सीन दैट शो अनसर्टेनिटी। देखो जब तुम भी प्रोग्रेस नोट लिख रहे हो, तुम्हारा प्रोग्रेस नोट यूज करके डॉक्टर देख रहा है, ठीक है, तो तुम कभी भी अजम्पशन बेसिस पे चीज़ें नहीं कर सकते हो, क्लैरिफाई करके हमेशा तुमको चीज़ें लिखनी होती है। गुड बैड वाली चीज़ें ज़्यादा नहीं यूज़ करनी है, डू नॉट यूज़ वर्ड लाइक ऑलवेज और नेवर, राइट क्लियरली, साफ सुथरा लिखना है। ठीक है, यूज़ करो वर्ड को दैट आर कॉमनली यूज़ करो उन वर्ड्स को जो रिस्पेक्टफुल उनके कल्चर के लिए, और चेक फॉर करेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर्स, ये हर जगह तुमको ध्यान देनी है। ठीक, नर्सिंग केयर प्लान नहीं बताऊंगी, मैंने पहले बोला तुम लोग को आता है। ठीक है, नर्सिंग केयर प्लान जब हम बताते हैं तो उसमें क्या होता है, हम पेशेंट का जो करंट सिचुएशन है, उसको जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं
उसको उस चीज़ से रिलीव करने के लिए हम प्रायोरिटी वाइज पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसमें हम पेशेंट को एसेस करते हैं, उसका सब्जेक्टिव डाटा क्या था, हमने क्या ऑब्जर्व किया, फिर हम डायग्नोसिस बनाते हैं अकॉर्डिंग टू हिज प्रायोरिटी कि उसको सबसे पहले किस चीज़ की ज़रूरत है। हम गोल बनाते हैं, ठीक, फिर हम प्लान करते हैं। जो हम प्लान करते हैं उसका कुछ ना कुछ रैशनल होता है, उसका कुछ ना कुछ मतलब होता है कि हम जो प्लान करने क्यों कर रहे हैं। देन उस प्लानिंग को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक। इम्प्लीमेंट करने के बाद, सारी चीज़ें करने के बाद लास्ट में हम देखते हैं कि जो हमारा गोल था वो कितना ज़्यादा हमारा क्या हुआ, अचीव हुआ या नहीं हुआ। तो लास्ट में हम सारी चीज़ों को करने के बाद क्या करते हैं, इवेलुएट करते हैं कि वो सारी चीज़ें करने के बाद हमें रिजल्ट क्या मिला। तो वो हमारा क्या होता है, नर्सिंग केयर प्लान। तो ये भी देख के हम क्या करते हैं, एसेस करते हैं, ठीक है, रिटन बेसिस पे। ऑब्जेक्टिव नहीं बताऊंगी, ठीक है, देख लेना इसको तुम लोग। अब वही चीज़ है जो मैं तुमको बताया, एसेस, डायग्नोस, प्लान, इम्प्लीमेंट एंड इवेल्युएशन, ठीक। टाइप्स ऑफ नर्सिंग केयर पर एक फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल होता है, स्टैंडर्ड बेसिस पे होता है। तो फॉर्मल जो तुम करते हो, इनफॉर्मल में क्या होता है कि तुम मेंटल स्टडी और एक्शन प्लान दैट नर्सेज डेवलप बेस्ड ऑन पेशेंट इंटरेक्शन। मान लो पेशेंट को कोई पेन हो रहा था तो वो तो तुमने कर दिया, लेकिन उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट बेसिस पे है, तुम पेशेंट के अगर तुमने इंटरेक्ट भी किया और वहाँ पे तुमने कुछ सपोर्ट दे दिया तो इनफॉर्मल था कि तुमने नोट डाउन तो नहीं किया, लेकिन इनफॉर्मली जाके तुमने बता दिया कि ऐसे ऐसे ये चीज़ें करो, या तुमने पिलो चेंज कर दिया, या तुमने लाइट डिम आउट कर दी, तो वो एक तरीके का होगा, ठीक है। स्टैंडर्ड क्या होता है, प्री डिफाइंड प्लान, तुम पहले से प्लानिंग किए होते हो, उसके बाद जाके उसको इम्प्लीमेंट करते हो स्टैंडर्ड बेसिस पे कि इस चीज़ के लिए यही करना है, तो वो चीज़ है। इंडिविजुअल केयर प्लान, किसी एक पेशेंट की हेल्थ से रिगार्डिंग जो तुम केयर प्लान करते हो वो तुम्हारा होता है। पर्पस क्या होता है, नर्सेस के रोल को आइडेंटिफाई करने के लिए कि उनका काम क्या है, तब तुम एनसीपी बनाते हो। केयर किस तरीके से देनी है उस चीज़ के लिए तुम एनसीपी बनाते हो। केयर की कंटिन्यूटी हो सके, कोऑर्डिनेशन ऑफ केयर हो, डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से हो, स्टाफ का एलोकेशन बहुत अच्छे से हो, ठीक है। मॉनिटरिंग, जो प्रोग्रेस हो रही है पेशेंट को उसको तुम मॉनिटर कर पाओ, ठीक है, और डिफाइन कर पाओ पेशेंट के गोल को जो तुम अचीव करना चाहते हो। ये सारे तुम्हारे क्या होते हैं, एनसीपी के पर्पस होते हैं। प्रोसेस रिकॉर्डिंग क्या होता है बच्चों, मैंने ये भी तुमको बताया बट फिर भी मैं बताती हूँ कि प्रोसेस रिकॉर्डिंग जो तुम्हारा होता है इसमें क्या होता है, जो भी तुमने पेशेंट से बात किया, तुमने जो पूछा, उसके वर्बल नॉन वर्बल क्यूज तुमको उसी के लैंग्वेज में लिखा, वो तुम्हारा होता है प्रोसेस रिकॉर्डिंग। उसके मन में क्या चल रहा है, वो क्या फील कर रहा है, वो चीज़ जानना तुम्हारा होता है प्रोसेस रिकॉर्डिंग। एग्जैक्ट रिटन स्टेटमेंट होती है, जो पेशेंट ने बोला, जिस लैंग्वेज में बोला, जिस तरीके से बोला, वही तुमको लिखना होता है। और जो उसने बोला मैं खुश हूँ लेकिन उसका फेस सैड है, तो वो तुमने नॉन वर्बल क्यू भी तुमने वहाँ पे देखा, ठीक है, तो वो भी मैच आउट करना। वो सारी तुम्हारी क्या होती हैं, क्या होती है, क्या होती है, प्रोसेस रिकॉर्डिंग। पकड़ लिए ना तुम लोग, मुझे मुझे पता है। स्टेप्स क्या होती हैं, प्रिपेयर करो सबसे पहले कि तुम पेशेंट के पास जा रहे हो तो सारी चीज़ें तुमको प्रिपेयर करनी होती है। जब भी तुम पेशेंट से मिलो तो आईपीआर तुमको मेंटेन करना होता है। रिकॉर्ड जो है वो रिटन स्टेटमेंट में होनी चाहिए। प्रोसेस रिकॉर्डिंग, तुम पेशेंट से फिर बात करना शुरू करते हो, फिर जो भी डाटाज वगैरह है सब कलेक्ट करते हो, और फिर लास्ट में देखते हो कि पेशेंट को क्या कंप्लेन है, उसको तुम क्या करते हो, प्रेजेंट करते हो और उसकी हेल्प करने की कोशिश करते हो। सेम वही चीज़ है, ठीक है। इवेलुएट कैसे करोगे नर्स पेशेंट का, सेम वही चीज़ें हैं। एडवांटेज क्या करता है, एडवांटेज क्या है, हेल्प करता है उसके अलग अलग फीलिंग और थॉट्स को जानने में, ठीक है। क्लैरिफाई करता है पर्पस ऑफ इंटरव्यू, क्यों करना चाहते हो। इंप्रूव करता है ऑब्जर्वेशनल स्किल को। एनहांस करता है सेल्फ अवेयरनेस को। आइडेंटिफाई करता है स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को। फैसिलिटेट करता है डिफ्रेक्शन एंड फॉर्म ऑफ जजमेंट। टाइम कंज्यूमिंग होता है जब भी आप प्रोसेस रिकॉर्डिंग करते हो, कभी कभी आप टेक्निकल एरर्स की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, ठीक है। डिफिकल्ट टू ट्रीट इफ डाटा इज मिसिंग और लॉस्ट, कभी कभी हम ये डर होता है कि डाटा अगर लॉस हो गया तो फिर दोबारा हो सकता है ना बताया ना पेशेंट हमें। वर्बल कम्युनिकेशन में वाइवा, देखो, यूजिंग स्पोकन रिटन वर्ड टू टॉक टू अदर, इट इन्वॉल्व यूजिंग वर्ड टू क्रिएट लैंग्वेज, इट इज स्किल ऑफ यूजिंग वर्ड टू कम्युनिकेट विद। दूसरे से बात करने के लिए जो भी वर्ड्स का हम यूज करते हैं वो हमारा होता है वर्बल कम्युनिकेशन। सबसे पहले होता है हमारा ओरल कम्युनिकेशन। इसका एडवांटेज ये है कि तुरंत फीडबैक मिल जाता है हमें, हम सवाल पूछे जवाब मिल गया। टाइम को सेव करता है कि लिखना है, ये करना, वो करना नहीं। इकोनॉमिकल, कॉस्ट इफेक्टिव है। पर्सनल टच, हम अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करके बोल सकते हैं, अपने तरीके से हम बोल सकते हैं, ठीक है। और क्या होती है, इट कैन बी प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल एंड ग्रुप कम्युनिकेशन को क्या करता है, एनहांस करता है, ठीक है। डिसएडवांटेज, कभी कभी क्या होता है कि हम बोलने के बाद भूल गए, तो पुअर रिटेंशन, रिकॉर्ड नहीं होता उसका कोई, टाइम कंज्यूमिंग,
लॉट ऑफ टाइम अगर लगातार बोलते जा रहे हो तो कभी कभी गलती हो जाती है, आप बोल रहे हो लेकिन उसका सेंस वो नहीं था जो अगला इंसान परसीव कर लिया। अनसुटेबल फॉर लेंदी मैसेज, बहुत ज़्यादा लेंदी मैसेज देना है तो आप कितना ही बोलोगे। लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि इसमें आपने बोल दिया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो किसी की नहीं होती है ना, ठीक है। डिफरेंट वे ऑफ ओरल, वन वे कम्युनिकेशन, फेस टू फेस कम्युनिकेशन, फेस इंटरव्यूज में ओरल कम्युनिकेशन का यूज करते हैं, टेलीफोन में ओरल कम्युनिकेशन का यूज करते हो, प्रेजेंटेशन, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार, वर्कशॉप, इन सारी जगहों पे तुम ओरल कम्युनिकेशन का यूज करते हो। सिमुलेशन, हाँ देखो सिमुलेशन में क्या होता है, कोई एक सिनेरियो बनाई जाती है, जो तुम्हारे मैनेगेंस होते हैं वो तुम्हारे रियल पेशेंट की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद तुम उस रियल इन्वायरमेंट में क्या करते हो, उस चीज़ को मैनेज करने की कोशिश करते हो कि अगर रियल लाइफ में ये सिनेरियो आता है, सेम ऐसा हुआ तो तुम क्या करोगे, तो वो तुम्हारा सिमुलेशन होता है। ये तुम्हारा क्या होता है, मैंने कहा ना रियल वर्ल्ड के वर्क या सिनेरियो को ये कॉपी करता है, ठीक है। वी मेक एन स्टोरी एंड वॉच व्हाट हैपन इन दैट स्टोरी। अ मॉडल इज अ वे टू डिस्क्राइब अ सिस्टम यूजिंग आइडिया कॉन्सेप्ट। वी स्टडी हाउ अ सिस्टम चेंज एंड ग्रो ओवर टाइम बाय मेकिंग अ सिमुलेशन मॉडल। तुमको बता रही हूँ, देखो पहले सबसे पहले एडवांटेज देख लो, ट्राई आउट चेंजेस, यू कैन टेस्ट न्यू आइडियाज, क्योंकि तुमको वो भाग भाग के तुमको चीज़ें करनी, अच्छा अभी ये करना, अभी ये करना, ये करना, नहीं किया तो ये हो जाएगा, तो तुमको नई नई चीज़ें जानने को मिलेंगे। तुम टेस्ट विदाउट बाइंग, ठीक है, नई नई चीज़ों को तुम देख पाओगे सिमुलेशन में। लर्न अबाउट इंट्रैक्शंस, किस तरीके से इंटरेक्ट करना लोगों से। स्पॉट प्रॉब्लम्स, गलती अपने तुम पहचान पाओगे और सिस्टम को तुम समझ पाओगे अगर तुम सिमुलेशन बेसिस पे पढ़ रहे हो तो। डिसएडवांटेज, जब भी तुम सिमुलेशन करवाते हो तो उसका डिसएडवांटेज होता है कि जब भी वो करवाने के लिए तुम्हारे पास अगर स्पेसिफिक नीड स्किल नहीं है तो तुम नहीं करा पाओगे। और मैनेगेंस वगैरह बहुत ज़्यादा क्या होता है, कॉस्टली होते हैं, अगर तुमको चलाने नहीं आ रहा है तो कोई मतलब नहीं है। ऑस्की, ऑस्की में क्या होता है, कई सारे स्टेशंस बनाए गए होते हैं, कई सारे सिनेरियो दी गई होती है, तुमको वहाँ टाइम लिमिट कर दिया जाता है, वहाँ जाते हो, वहाँ पे क्वेश्चंस रखे होते हैं या सिनेरियो बनाया गया होता है, वहाँ पे टीचर बैठा होता है हर स्टेशन पे और वो तुम्हारे पास वहाँ क्वेश्चंस लिखा होता है, या तो एक्सप्लेन करो या तो करके दिखाओ या फिर जो भी तुमसे सवाल पूछा होता है। तुम्हारे पास टाइम लिमिट होता है 2 मिनट्स का या 1 मिनट्स का, अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। वहाँ पे जाते हो, तुम्हें पेपर दिया गया होता है, या तो तुम्हें आंसर रिटन में लिखना होता है या तो अगर प्रोसीजर है तो तुमको करके दिखाना होता है, ठीक है, उसी टाइम ड्यूरेशन में अकॉर्डिंग टू द चेकलिस्ट। वो तुम्हारा होता है ऑस्की, ठीक है। ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन, इससे क्वेश्चन तुम्हारा पूछता है, ठीक है। टाइम लिमिटेशंस होती हैं, इसको कराने के लिए तुमको काफ़ी लोग चाहिए, काफ़ी स्टेशन चाहिए, काफ़ी प्रिपरेशन चाहिए, प्लानिंग चाहिए। तो जब भी ये परफॉर्म कराया जाता है तो उसके लिए बहुत पहले ही प्रिपरेशन और प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। इसकी कमिटी होती है कि उसको करवाना है प्रैक्टिकल बेसिस पे, ठीक। पर्पस वही चीज़ है कि टू टेस्ट क्लिनिकल स्किल परफॉर्मेंस को पता करने के लिए हम ऑस्की करवाते हैं, कंडक्ट करते हैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन, हेल्थ को प्रमोट करते हैं, टू एक्ट सेफ एंड अप्रिशिएट इन अर्जेंट क्लिनिकल सिचुएशन में किस तरीके से काम करता है ऑस्की हमें हेल्प करती है उस चीज़ को जानने में। फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ मेडिकल प्रोसीजर टू असेस क्लिनिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, जैसे कि एग्जाम्पल दे कई सारे स्टेशन का, मान लो एनजीटी में इंसर्शन करना था, एक पे लिखा है, एक पे कैनुलेशन लिखा है, एक पे लिखा कि मेल कैथेटराइजेशन करना है, एक पे लिखा ब्लड कल्चर और एक पे लिखा वेन्यू पंचर ईसीजी। ये स्टेशन से तुम्हारे उस जगह पे तुम गए, उस चीज़ कर करके तुमने जल्दी से उतने टाइम ड्यूरेशन में तुमने करके दिखाया, कितनी अच्छे से किया, टीचर वहाँ बैठा हुआ इवेलुएट किया, इवेलुएट करने के बाद तुमको वो आंसर बताएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा होता है ऑस्की। यूजेस कई जगहों पे होते हैं, स्टूडेंट्स यूजीज और पीजीज में भी यूज करते हैं, ठीक है। हेल्पफुल करता है, क्लिनिकल कॉम्पिटेंसी, कितना बच्चा कॉम्पिटेंट है उस स्किल में, उस चीज़ को जानने के लिए हम यूज़ करते हैं। और ये आईपीआर और कम्युनिकेशन स्किल और क्लिनिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक। हेल्प करता है हमारे इंटरप्रिटेशन करने के लिए और हेल्पफुल फॉर पेशेंट एजुकेशन, पेशेंट को एजुकेशन देने के लिए भी ऑस्की बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमारा, ठीक। प्रॉब्लम ऑफ यूजिंग, कभी कभी ये टाइम बहुत ज़्यादा लेता है तो ये फिजिबल नहीं होता, कभी कभी एग्जामिनेशन के टाइम पर एग्जामिनर जो होता है वो क्या करता है, इंटरेस्ट नहीं लेता है कराने में, ठीक है, टाइम नहीं होता, ट्रेनिंग नहीं होती। और कभी कभी शॉर्टेज और ऑब्जर्वर, मैंने कहा ना जब भी तुम ऑस्की करोगे तो ऑब्जर्वर होगा क्योंकि वही मार्क देगा, वही नहीं हुआ तो कैसे होगा, ठीक है। एडवांटेज ये होते हैं कि एक स्टेशन है, मान लो एनजी ट्यूब इंसर्शन, उस स्टेशन पर से सारे बच्चे गुजरेंगे तो उससे ये पता चलेगा कि मतलब हमारे क्लास के कितने बच्चों को वो चीज़ आया, कितने बच्चे को नहीं आया, ठीक। ये चीज़ मार्किंग स्कीम सबके लिए सेम होगा तो कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा। और असेसमेंट इज डन बाय लार्ज नंबर ऑफ असेसर्स, ठीक है, नॉट
बेस्ड ऑन सब्जेक्टिव इंप्रेशन ऑफ वन एग्जामिनर, अलग अलग स्टेशन पे अलग अलग एग्जामिनर होगा तो इससे कभी भी बायसनेस वाली चीज़ नहीं आती है, ये चीज़ कह रहा है ये। ठीक, डिसएडवांटेज मैंने पीछे ही बता दिया, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमर है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और अगर चेक करने वाला नहीं है तो प्रॉब्लम होगी। आप सेल्फ इवेल्युएशन अगर तुमको करना हुआ तो कैसे करोगे? तो सेल्फ इवेल्युएशन अलाउ करता है किसी भी एम्प्लॉय को कि वो उसकी जो खुद की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस है उसको जान पाए। ठीक है, बाय लुकिंग एट देयर खुद की काम, अपनी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छे से वो कर पा रहा है, वो उससे कितना अच्छा और कर सकता है, तो ये तुम्हारा होता है सेल्फ इवेल्युएशन। इसके पर्पस क्या होता है? तुम खुद के रिफ्लेक्शन को देख, सेल्फ रिफ्लेक्शन, तुम खुद को देखो कि तुम जो कर रहे हो कितना अच्छा कर रहे हो कितना नहीं। तुम प्रोफेशनल ग्रोथ हो तुम्हारी, इसलिए तुम सेल्फ इवेल्युएशन करते हो। मोटिवेशन के लिए तुम सेल्फ इवेल्युएट करते हो, और टीम के साथ कोलैबोरेट करके किस तरीके से वर्क करिए इसलिए तुम खुद को इवेल्युएट करते हो। तो ये सारे तुम्हारे क्या होते हैं, कुछ पर्पसेज होते हैं। स्टेप्स क्या होते हैं? खुद को अगर तुम्हें इवेल्युएट करना तो एक टाइम एलोकेट करो, ठीक, फिर एक शांत सी जगह ढूंढो, वहाँ पे रिलैक्स हो, एम्बैरेस करो इम्परफेक्शन को, जो भी तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी क्या कमियां हैं, ठीक है, तुमको और कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं, उस चीज़ को तुम नोट डाउन कर लो। जो भी तुम्हारी अच्छाइयाँ उसको नोट डाउन करो। उसके बाद अपने उस बेसिस को कंपेयर करने के बाद जब भी तुमको कहीं पे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वहाँ पे किस तरीके से तुमको इम्प्लीमेंट करना है ये। अगर तुमने खुद को इवेलुएट किया तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट आउट होगा, टीम में एक्साइटमेंट होगी, तुम्हारा टीम वर्क बढ़ेगा, एनहांस होगी, खुद के बारे में अवेयरनेस इंप्रूव कर पाओगे कोई चीज़ प्लान करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारा क्या है? डिसएडवांटेजेस में यही होते हैं, देखो हर जगह पे टाइम तो डालना ही है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है वो खुद उसको अगर मान लो उसको ये ना पता चल रहा है उसकी वीकनेस क्या स्ट्रेंथ है, उसके पास अवेयरनेस ही नहीं है। ठीक है, फीडबैक डिपेंडेंसी है, वो डिपेंड है कि अगला कुछ बोलेगा तो ही मैं जान पाऊंगा, अदरवाइज नहीं। लैंग्वेज की बैरियर है, वो नहीं समझ पा रहा है, और मैच्योरिटी इशू है। तो ये सारे क्या होते हैं, सेल्फ खुद को इवेल्युएट करने में बैरियर्स होते हैं तुम्हारे, या डिसएडवांटेज होते हैं। अब देखो, क्लिनिकल पोर्टफोलियो हम यूज़ करते हैं और क्लिनिकल लॉग बुक यूज़ करते हैं। तो द पोर्टफोलियो, रुको एक चीज़, रुक जाओ, देखो वो से उससे अच्छा है तुम कंपैरिजन देखो, क्लिनिकल पोर्टफोलियो क्या होते हैं और क्लिनिकल लॉग क्या होते हैं, ये दोनों तुम्हारे सेल्फ इवेल्युएशन में हेल्प करते हैं। तो क्लिनिकल पोर्टफोलियो क्या होता है? इट इज़ ए कंप्लीट कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट क्लिनिकल वर्क, जो भी क्लिनिकल वर्क बच्चे ने किया है उसका जो कलेक्शन होता है वो होता है तुम्हारे क्लिनिकल पोर्टफोलियो। ठीक है, क्लिनिकल लॉग बुक में तुम रोज जाते हो क्लिनिकल एरिया में, वहाँ पे क्या एक्टिविटी वहाँ पे की, उसका जो रिकॉर्ड होता है वो तुम्हारा होता है क्लिनिकल लॉग। ये हमारा शो करता है लर्निंग, स्किल, रिफ्लेक्शन एंड प्रोग्रेस। ये हमें बताता है कि किस टाइम पे हमने क्या किया वहाँ जाने के बाद। ठीक, ये हमारा, इसमें हमारे असाइनमेंट, केस स्टडीज, केयर प्लान और रिफ्लेक्शंस आते हैं। इसमें हमारा डेट, प्रोसीजर और केयर डन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब तुम सिंपल सा समझ लो, जो क्लिनिकल पोर्टफोलियो होता है, जो तुम मोटी सी फाइल बनाते हो जिसमें तुम्हारे एनसीपीज होते हैं, तुम्हारे केस वर्क होते हैं तुम्हारे, ठीक है, जितनी भी चीज़ तुम्हारे फिजिकल एग्जामिनेशन होते हैं, पेशेंट्स रिकॉर्ड होते हैं, वो सारे तुम्हारे होते हैं क्लिनिकल पोर्टफोलियो। ये तुम खुद को इवेलुएट करते हो कि तुम कहाँ पे किसी पेशेंट का डाटा कलेक्ट करो तो क्या गलती हो रही है, तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, तुम्हारी खुद की वीकनेस क्या है। क्योंकि तुम पेशेंट से जब डाटा कलेक्ट कर रहे हो, क्योंकि वो नर्सिंग प्रोसीजर में आता है, तो तुमको पता चल रहा है कि क्या गलतियाँ। जो क्लिनिकल लॉग होता है, वहाँ जो तुमने प्रोसीजर यहाँ सीखी थी वहाँ जाके तुम कर रहे हो, क्या डेट है, क्या काम किया, कितने टाइम किया, कितने टाइम में नहीं किया, वो तुम्हारे क्लिनिकल लॉग बुक होती है, जो तुम टीचर के सामने जाकर तुम साइन कराते हो ना कि आज के डेट में हमने ये चीज़ किया है, हमने वहाँ पे कर लिया था, कॉलेज में यहाँ जाके तुम साइन लेते हो। तो ये तुम्हारा होता है क्लिनिकल लॉग। जो तुम्हारी लॉग बुक होती है वो क्लिनिकल लॉग होते हो, बाकी जितनी भी फाइल्स तुम बनाते हो वो तुम्हारे क्या होते हैं, क्लिनिकल पोर्टफोलियोज होती हैं। ये क्या करता है, फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ लर्निंग। ये हमारा यूज़ होता है फॉर्मेटिव एंड समरेटिव असेसमेंट के लिए। ये हमें एनकरेज करता है सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड क्रिटिकल थिंकिंग के लिए। रिव्यू करता है बार बार बीच ऑफ एंड ऑफ द कोर्सेज में कि कितना अच्छा है कितना नहीं, और मोर डिटेल्ड एंड डिस्क्रिप्टिव बेसिस पे होता है। जस्ट क्लिनिकल लॉग जो हमारा होता है ये क्वांटिटी ऑफ कितना काम वहाँ पे हमने किया, ठीक, ये दिखाता है हमें। ये मोस्टली यूज होता है अटेंडेंस या एक्टिविटीज को मॉनिटर की, बच्चा जब क्लिनिकल एरिया में गया तो उसने क्या परफॉर्म करके टीचर को दिखाया, किस डेट पे और किस टाइम पे। ये हमारा नो रिफ्लेक्शन इज रिटन,
चेक करते हैं या तो डेली बेसिस पर टीचर चेक करते हैं या तो वीकली, और शॉर्ट एंड मतलब प्रिंसिपल या तो डेली चेक कर सकती है या तो वीकली, एंड शॉर्ट एंड ब्रीफ एंट्रीज यहाँ पे होती हैं, और यहाँ पे डिटेल और डिस्क्रिप्टिव बेसिस पे होती है। इसमें डेट मेंशन करते हो बस टीचर का साइन, लेकिन वहाँ पे तो सब कुछ होता है ना तुम्हारा। ठीक, वही चीज़ था, वही चीज़ है सेम। अब हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है तुम्हारा असेसमेंट ऑफ एटीट्यूड। अब तुम एटीट्यूड को क्या करने जा रहे हो, एसेस करने जा रहे हो। एटीट्यूड स्केल जो होता है, सॉरी बच्चों, ये यूज करते हैं किसी पर्सन के एटीट्यूड, उसकी फीलिंग और उसके ओपिनियन को जानने के लिए। ठीक है, इसमें हम ये क्यों यूज करते हैं, ताकि हम स्टूडेंट का एटीट्यूड, नर्स का एटीट्यूड जान पाए, और उसकी जो हम आइडेंटिफाई कर पाए जो उसका एटीट्यूड है वो पॉजिटिव है या निगेटिव, हम हेल्प कर पाए बच्चे को, गाइडेंस और काउंसलिंग कर पाए इस चीज़ से रिगार्डिंग, और हम चेक कर पाए कि जो भी एटीट्यूड के चेंजेस आए वो कितना सही है कितना नहीं, ट्रेनिंग करने के बाद, और कलेक्ट कर पाए डाटा को रिसर्च स्टडीज करने के लिए। कुछ एटीट्यूड के स्केल हैं। पहला तुम्हारा है थर्स्टोन टेक्निक या इक्वल अपेयरिंग इंटरव्यू, दूसरा तुम्हारा लिकर्ट और गुटरमैन। ये दोनों तुम्हारा हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये दोनों है। अभी मैं तुमको कंपैरिजन दिखाती हूँ, वो ज़्यादा तुमको समझ में आएगा। कि लिकर्ट स्केल है, इसमें 10 ग्रेडिंग होती है, मैंने जैसे पीछे बताया था। ठीक है, इसमें तुम देख के बता दो कि कितना है कितना नहीं है। ये स्ट्रॉन्गली 5 स्टेप्स के प्रोसीजर होता है ये तुम्हारा लिकर्ट स्केल। इसमें ऐसे लिखा होता है चॉकलेट आइसक्रीम इज डिलीशियस, चॉकलेट आइसक्रीम इज सेटिस्फाइंग, या चॉकलेट आइसक्रीम इंडल्ज। ये 3 क्वेश्चन दिया हूँ और ऊपर तुमको 5 चीज़ें दी हुई हैं, जो तुमको इस हिसाब से लग रहा है तुमने उस पर टिक कर दिया। ये तुम्हारा होता है लिकर्ट स्केल। ठीक है, रुको मैं तुमको अच्छी चीज़ दिखाना चाहती हूँ, अगर मैंने वो यहाँ पे मेंशन किया होगा तो। हाँ देखो, कंपैरिजन से ज़्यादा याद होता है। अगर तुम कॉन्सेप्ट समझ लियो तो तुम अपने लैंग्वेज में तो लिख लोगे उस चीज़ को। ठीक है, मैं पीछे जाकर वापस एक्सप्लेन नहीं करूँगी, यहीं पर समझो कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, देखो ये तुम्हारा जो लिकर्ट स्केल होता है तुम्हारा, ये क्या मेजर करता है, मेजर्स एटीट्यूड यूजिंग लेवल ऑफ एग्रीमेंट्स। पीछे तुमने देखा ना 5 चीज़ें थी, जैसे कि स्ट्रांगली एग्री तो स्ट्रांगली डिसएग्री, मतलब एकदम अपोजिशन में। ठीक है, ये चीज ईच स्टेटमेंट इज इंडिपेंडेंट। सिंपल सी बात है, स्ट्रांगली एंग्री से तो एकदम ही अलग है ना स्ट्रांगली डिसएग्री। ठीक है, अ पर्सन में एग्री विथ वन स्टेटमेंट एंड डिसएग्री विथ अनदर। ठीक है, एक आदमी या कोई इंसान एक स्टेटमेंट से हो सकता है कि एग्री करे, दूसरे से नहीं। ये बनाने में इजी होता है क्योंकि हमें 5 ऑप्शन देने होते हैं, सवाल हमारा होता है, उस बेसिस पे जो भी पर्सन होता है वो क्या करता है, ऑप्शन के बेसिस पे हमें दे देता है जवाब। हम सर्वे करने के लिए इसका यूज करते हैं, और इसमें स्कोरिंग बहुत होती है सिंपल। जो गुटमैन स्केल होता है ये हम यस या नो टाइप के स्टेटमेंट में पूछते हैं। इसमें जो भी हमारे पास ऑप्शन होता है या तो हाँ में होता है या तो ना में होता है, हम उसमें कई सारे ऑप्शंस या 5 स्टेप्स नहीं देते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट अरेंज होता है फ्रॉम वीक टू स्ट्रॉन्ग, इसमें इंडिपेंडेंट होता है। और इसमें क्या होता है, एग्रीइंग विद स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट मीन्स एग्रीइंग विद ऑल प्रीवियस वन। अगर मान लो हाँ उसने बोला तो इसका मतलब प्रीवियसली जितनी भी चीजें थी उसमें वो सब चीज से लाई करता है हाँ। ठीक है, और ये कभी कभी बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है और ये बहुत कम यूज होता है, और स्कोरिंग इज मोर कॉम्प्लेक्स। इसमें कभी कभी स्कोर करना बहुत ज्यादा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। यही चीजें दी हुई है तुम्हारी, यस या नो टाइप का होता है तुम्हारा। लिमिटेशंस क्या होते हैं, जब भी आप एटीट्यूड स्कोर को यूज करते हो, ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है तुम्हारे ट्रू फीलिंग्स को वो हाइड करता है। ठीक है, ये क्या क्या करता है, पीपल में नॉट अंडरस्टैंड देयर ओन फीलिंग, वो कभी कभी खुद की फीलिंग्स को नहीं समझ पाते हैं। पीपल में स्ट्रगल टू एक्सप्रेस एटीट्यूड, वो एटीट्यूड को एक्सप्रेस करने में हो सकता है उनको प्रॉब्लम्स हो। और नॉट ऑल स्टेटमेंट होल्ड इक्वल वेट, कभी कभी जितने भी स्टेटमेंट होते हैं वो इक्वल वेट कैरी आउट नहीं करते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखो, हमने अभी तक कितनी चीजें कर दी। अब लास्ट जो हमारा हेडिंग है वो हायर लर्निंग को अगर हमें एसेस करना होता है तो क्या, तो सबसे पहले हमारा होता है इंटरप्रेटेटिव क्वेश्चंस। इसमें क्या होता है बच्चों, देखो an interpretive question has more than one answer that can be supported with evidence from the text. These are the questions where there are 2 or more correct answer as long as answer can be supported with evidence from the selection. Example, for Edna, what does her wedding ring symbolize? ठीक है, ये एग्जाम्पल देखो, सॉरी मुझे लगता है स्लाइड मिक्स है, बट देखो इंटरप्रेटेटिव क्वेश्चंस में ये होते हैं कि हो सकता है जब तुम कोई सवाल पूछ रहे हो
तो उसकी पॉसिबिलिटी ये होती है जब तुम सवाल पूछ रहे हो इंटरप्रेटेटिव क्वेश्चन में, तो एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं। अगर मैंने किसी से पूछा तुम्हारे वेडिंग रिंग का तुम्हारे लिए क्या मतलब है, मैंने जस्ट एग्जांपल लिया, उसके लिए कई सारे आंसर हो सकते हैं और हो सकता है वो सारे सही हो, तुम्हारे लिए कुछ और मतलब उसके लिए, लेकिन उसके हिसाब से जो उसने आंसर दिया वो सही है। तो हायर ऑर्डर को चेक करने के लिए हम इंटरप्रिटेट करते क्वेश्चन को और उसके जवाब हम सुनते हैं, उस बेसिस पे हम देखते हैं कि उसकी थिंकिंग कितनी है, फिर उससे हम क्या करते हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग उसका क्या करते हैं एसेस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, या हम ये पूछ सकते हैं कि तुम्हें पेशेंट की लाइफ कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। अलग अलग बच्चों का अलग अलग आंसर होगा तो उससे हमें पता चल जाएगा। दूसरा क्या, हॉटस्पॉट क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, हॉटस्पॉट क्वेश्चन आर व्हेन स्टूडेंट्स सी अ पिक्चर एंड चूज अ स्पेसिफिक एरिया एज आंसर। सम एग्जांपल ऑफ हॉटस्पॉट क्वेश्चन आर एनाटॉमी, फाइंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। हॉटस्पॉट क्वेश्चन से होता है देन एंड देयर सवाल आते हैं। हमने बोला एनाटॉमी का कोई सवाल पूछ रहा, मान लो पार्ट्स ऑफ द बॉडी बताओ, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी बताओ। ठीक है, ज्योग्राफी में बोल दिया मैप दिया हुआ, आइडेंटिफाई करो अलग अलग प्लेसेस। फॉरेन लैंग्वेज पिक आउट डिफरेंट पीस ऑफ क्लॉथिंग, ऐसी चीजें। तो एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, आइडेंटिफाई एंड सेलेक्ट द सिलेंडर। ठीक है 6 पॉइंट है, तो इसमें से इतनी चीजें, तो उसमें से हमने एक आइडेंटिफाई कर दिया, ये हट गया। दूसरा हमने कहा कि आइडेंटिफाई एंड सेलेक्ट एनी 2D शेप बिलो, तो उसमें से वो सेलेक्ट किया तो वो हट गया। तो ये होता है कि स्टूडेंट क्लिक किया इमेज पे, उससे उसको आंसर मिल गया देन एंड देयर, जो हम चाहते थे वो। ड्रैग एंड ड्रॉप में होता है कि कई सारे तुम्हारे दिया हुआ खींच के लाके तुम वहाँ पे आंसर देते हो। मान लो कोई भी सवाल पूछा है तुमसे, उसके ऑप्शन दिया है, तुमने वहाँ से ड्रैग किया, ड्रैग करके लाके उस बॉक्स में ड्रॉप कर दिया, तो वो तुम्हारा होता है ड्रैग एंड ड्रॉप क्वेश्चन। ठीक है, वाई यूज कैन क्रिएट द स्लाइड विद एनी पिक्चर वर्ड शेप, कुछ भी हो सकता है। कि होता नहीं है कि ऐसे ही तुमने कोई सवाल पूछा, यहाँ पे आंसर्स कई सारे प्रेजेंट हैं, ठीक है, तुमने यहाँ से खींचा और लाके उस बॉक्स में डाल दिया उसके आंसर के हिसाब से, तो वो तुम्हारा होता है ड्रैग एंड ड्रॉप। नेक्स्ट तुम्हारा क्या है, वही देखो दिया हुआ है, ड्रैग एंड ड्रॉप द सेक्शन ऑफ लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन टू लिस्ट देम इन द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम स्टमक टू एनस। तो तुम ड्रैग करके नीचे लाओ, पहले ले आओ ले आओ ले आओ, ऐसे। ठीक, प्रॉब्लम वाइल ड्रैग एंड ड्रॉप कभी कभी काम नहीं करता, ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, कभी कभी हैंड थक जाएंगे माउस का यूज़ अगर आप कर रहे हो तो, कभी कभी बटन्स में कन्फ्यूजन हो जाती है, और कभी कभी आइटम्स जो होते हैं वो ढक जाते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि आपने जो ड्रैग करके लिया है वो क्या था। ऑर्डर रिस्पॉन्स क्वेश्चन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट और न्यू टेस्ट, वन दैट कैन बी प्रोवाइडेड विद सिंपल प्री डिटरमाइंड टेस्ट ऑफ करेक्ट आंसर सो दैट ऑब्जेक्टिव ओपिनियन और जजमेंट इन द स्कोरिंग प्रोसीजर इज एलिमिनेटेड। देखो ऑर्डर रिस्पॉन्स क्वेश्चंस में क्या होता है कि इसमें तुम कोई ऑब्जेक्टिव या न्यू टेस्ट को तुम जान रहे होते हैं, इसमें क्या होता है पहले से ही स्कोरिंग पता होती है, इसमें तुम पर्सन का जो रिकॉलिंग एबिलिटी है तुम उसको जानने के लिए हम यूज़ करते हैं ऑर्डर रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, कि तुमने क्वेश्चंस ऑर्डर्ड फॉर्म में रख दिया, उसके बेसिस पे जो इंसान रिस्पॉन्स कर रहा है तुम वो उससे पता कर पाओगे कि बच्चे को कितना नॉलेज है, एसेस करता है लर्नर के नॉलेज को, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों कि ऐसे दिया है, अरेंज द स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग करेक्ट आंसर, तुमने ऑर्डर्ड बेसिस पे किया, यहाँ पे ऑर्डर्ड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, इसका एग्जाम्पल है तुम समझो, कई सारी चीज़ें दी हैं ऊपर नीचे दिया हुआ था, ठीक है, जैसे अप्लाई शो प्रिंस वॉट वेट हैंड ड्राई हैंड, तो उसमें से अरेंज करना उसको ऑर्डर्ड वे में, तो तुमने कर दिया, ये इसका करेक्ट, तो ये तुम्हारा होता है ऑर्डर्ड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस एंड आंसर। मेरिट, फास्ट टू टेक एंड मार्क, तुम से बस बात दिया हुआ था उसका आंसर दे दिया, सही है तो सही है। गुड फॉर बीइंग ग्रुप्स, बिग ग्रुप्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, स्कोरिंग फेयर होगा, कंसिस्टेंट रिजल्ट देखने को मिलेगा तुमको, कवर लॉट्स ऑफ टॉपिक्स, सिंपल सी बात है, तुम एक प्रोसीजर को अगर क्वेश्चन बना देते तो पूरा प्रोसीजर तुम्हारा कवर हो गया, ठीक है, यूजफुल इन मैनी प्लेसेस, कई जगहों पे यूज होता है, और इजी टू सी स्कोर्स, अगर स्कोर्स देखने तो उसके लिए बहुत ईजी होगा, तुम क्या किए हो क्या नहीं किए हो, एंड क्लियर राइट और रॉन्ग आंसर इजिली क्लेरिफाई हो जाता है। लिमिटेशंस, जो क्रिटिकल या एडवांस थिंकिंग है उसको आप चेक नहीं कर सकते, कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ अगर है तो उस चीज़ में तुम इसको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। ये याद करने पे ज़्यादा फोकस करता है समझने से ज़्यादा, कभी कभी अगर तुम गेस करते एमसीक्यूज नहीं तो उसमें गेस करते तो ये भी इसका लिमिटेशन सी कि अगर कभी कभी गेस करते हो आंसर सही निकलता है। टाइम का प्रेशर होता है तुम्हारे ऊपर, नॉट ग्रेट फॉर टेस्टिंग हैंड ऑन और टीम वर्क स्किल, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ट्रू फॉल्स, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मैचिंग टेस्ट, ये सारे ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं तुम्हारे। थैंक यू।
तो बच्चों हमारा जो यूनिट 6 था वो ख़त्म हुआ। आगे जो हमारे 2 टॉपिक्स हैं बहुत इजी है, गाइडेंस, काउंसलिंग, एथिक्स एंड वैल्यूज़, वो बहुत इजी है, वो भी जल्दी ही रिकॉर्ड करके दे दूंगी। ये वाला जो चैप्टर था बहुत इजी था, इसके बारे में तुम जानते हो। असेसमेंट और इवेल्युएशन क्या क्या, कौन कौन से मेथड्स का यूज़ करके तुम अभी तक करते आओ, एग्जाम्स देते आओ, वही सारी चीज़ें थी। उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज तुमको जानना है, उसका पर्पस जानना है, बस इतना ही जानना है। बस ये जानो कि असेसमेंट ऑफ नॉलेज में क्या क्या आते हैं, एटीट्यूड में कौन से आते हैं, स्किल में कौन से आते हैं, सेल्फ इवेल्युएशन में क्या आते हैं। अगर तुम ये जानोगे तो तुम लिख पाओगे, और क्वेश्चंस ऐसे ही बनते हैं बच्चों, ठीक है। तो सॉरी इतना लेट वीडियो आएगा मेरा। थैंक यू फॉर योर लव। तुम लोग बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देते हो, बहुत सवाल पूछते हो, तो बहुत अच्छा लगता है। और अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो पूछना। बाय। ठीक है।